बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में 92 पे बराह रास्त। आज है जनाब 21 सितंबर और यूनाइटेड नेशंस के हवाले से पता है आज का दिन किस लिए मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है आज का दिन मनाया जाता है, हम कोई फड्डा नहीं करेंगे, आज कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आज वर्ल्ड पीस डे है। ओह अच्छा, आज वर्ल्ड पीस डे है, इसलिए शाहज़ेब और मैं आज कोई बहस नहीं करेंगे आपस में। आप लोगों के सामने ब्रेक में तो हमारा चलता है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता, लेकिन सुबह का आगाज अगर यूनाइटेड नेशंस की बात कर ही दी है हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की नुमाइंदा खुसूसी और हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली कल पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में वो लोगों की सलामतगान की मदद के लिए वो पहुंची हैं। एंजेलिना जोली काफी इलाकों में जाएंगी, आती उन्होंने सिंध से दादू की तरफ वो गई, वहां पर एनजीओज को भी देखा उन्होंने। आपने देखी होगी वो फुटेज ना कल वाली देखी। और एंजेलिना जोली 2010 में भी जब सैलाब आया था तब भी पाकिस्तान आई थी लोगों की मदद करने के लिए, सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए। एंजेलिना जोली पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की सरगर्मियों का जायजा भी लेंगी और इसके लिए उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है। अदाकारा पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर दादू पहुंची हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रही हैं। इस दौरे में अमरीकी अदाकारा बेघर लोगों और अफगान पनाह गुज़ीनों की मदद करने वाली मकामी तंजीमों का भी दौरा करेंगी। बिल्कुल तो ये तो है फ्लड के हवाले से अपडेट। फ्लड के हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के इस पर बात भी करेंगे, जाहिर क्रिकेट की भी बात करेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो प्लेइंग कंडीशंस में नई तब्दीलियां करने का ऐलान कर दिया गया है जनाब। कोरोना के दौरान गेंद पर थूक लगाने का जो एक आर्जी पाबंदी जो थी उसको अब मुस्तकिल कर दिया गया है, अब नहीं लगा के उसको शाइन किया जाएगा। मतलब गेंद पर जो है वो थूक नहीं लगाया जा सकता है। बैटर के कैच आउट होने पर नया आने वाला खिलाड़ी ही स्ट्राइकर एंड पर आएगा, ये भी कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये कोरोना के बाद थोड़ी ज्यादा सख्ती अच्छा, कोरोना में वैसे पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई थी, उसने परमानेंट कर दिया। क्योंकि आपको मुसलसल चैलेंज है ना शाहज़ेब, हमें नहीं पता किसको है किसको नहीं है, किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, किसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। जो है वो इस तरह के अगर पाबंदी हुई है तो डेफिनेटली वो बेहतरी के लिए होगी। अगर बात कर रहे हैं पाबंदियों की और क्या रीजंस बन सकते हैं तो मुल्क में डेंगू के जो डंग हैं वो तेज हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज 400 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए डेंगू के शाहज़ेब, और ये बहुत ही परेशान कुन नंबर है। कराची में सिर्फ ये सिर्फ कराची में हुआ है। अच्छा। कराची की बात करें, अस्पतालों में दबाव बढ़ चुका है। हुकूमत और इंतजामिया की गफलत के बायस मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू ना हो सकी, जिसका बारहा आप और मैं जिक्र कर रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे, इवन जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी ये कहते रहे हैं क्योंकि इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ेगा। आप जाहिर है कि जब मच्छरों की तादाद बढ़ती जाएगी तो बचना भी मुश्किल होता जाता है। और खैर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा एक लड़की जो है वो दम तोड़ गई है। सुबह में गुज़श्ता रोज 276 केसेस रिपोर्ट हुए हैं खैर पख्तूनख्वा में, जबकि अगर पंजाब की बात की जाए तो 215 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में बेड्स भरते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इमरजेंसी जो इकदाम हैं वो उठाने पड़ेंगे। लेकिन साइंटिफिकली एक और चीज भी आई है सामने की जी, सितंबर और अक्टूबर डेंगू के हवाले से बहुत ही एक्टिव मंथ्स हैं, ये भी रिसर्चेज आई हैं। पिछले भी टाइमों में वक्तों में अगर डेंगू हुआ तो वो इन्हीं दिनों में और इन्हीं महीनों में हुआ था, और इस वक्त इसका बहुत ज्यादा रीजन होता है जाहिर बारिश के बाद और फिर बढ़ने वाली जो रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब दिन छोटे और रातें लंबी होना शुरू होंगी। आगे बढ़ते हैं, एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। कराची के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का इम्कान है। कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.21 की कमी की दरखास्त दे दी है। बिल्कुल, नेपरा अथॉरिटी 29 सितंबर को इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत भी करेगी, जबकि मंजूरी से शहरियों को 7 अरब 21 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। फाइनली कोई अच्छी खबर आ गई है कमी की, क्योंकि हम मुसलसल बिजली की कीमतों में, बिजली की यूनिट्स में इजाफा देख रहे थे, लेकिन अगर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की जाए लेकिन कमी कर दी जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी है, और इस वक्त तो वाकई में बहुत जरूरत है, क्योंकि इस दफा के बिल तो अब तो बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। प्रोग्राम में अब बात करते हैं हमारे पहले मौजू की। महंगाई ने गुजारा मुश्किल कर दिया, हर इंसान की पहुंच से बाहर उसकी बेसिक सहूलियात ने उसको एक दिमागी मरीज बना दिया है, नफ्सियाती बना दिया है, हर तरह का दबाव है। हमने कल भी डिस्कशन किया कि क्या माशरे की, उसकी वक्त की, उसकी जॉब की, उसके घर से बाहर निकलने के टेंशन वो किस तरह घर में आकर जो है वो निकालता है। डबल रोटी हो गई, किस तरीके से उनकी कीमतें जो है वो ना आप खुद अपने लिए अकेले के लिए अफोर्ड कर सकते तो फैमिली तो बहुत दूर की बात है। चंद चीजें क्या माया, कोई भी चीज खरीदने आप मार्केट जाएं तो कीमतों में बेहद इजाफा आपको नजर आता है, और वो इजाफा कोई 2-4 रुपए का नहीं है। हर चीज में, हर जो भी अशिया आप खरीदेंगे उसकी कीमत में 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का इजाफा हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। ये 1000 रुपए का नोट है, ये 1000 रुपए नोट की कोई अहमियत नहीं रह गई आज के वक्त में। एक आम इंसान जिसकी अच्छी तनख्वाह हो, उसके बावजूद 1000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है। हमारी नुमाइंदा 92 न्यूज शाइस्ता शेख ने इस हवाले से एक रिपोर्ट
तैयार किया। उनसे पहले जान लेते हैं, अपडेट हासिल कर लेते हैं, फिर मजीद पर बात भी करेंगे। जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि महंगाई ने सफ़ेद पोश अफराद की कमर तोड़ के रख दी है। यकीनन आप भी मुतासरीन में ही शामिल होंगे। दीगर अखराजात तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तो सिर्फ खाना पीना ही शहरियों का पूरा नहीं हो रहा। मार्केट में आए रोज़ नए रेट्स सुनने को मिलते हैं, जिसने गरीब बंदे को परेशान करके रख दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे मार्केट का अहवाल, जहां पर दूध, दही, सब्जियां, फल, दालें और दीगर जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा अंकल जी, हमने ये आज के रेट्स जानने हैं कि आज के रेट्स जो हैं वो क्या हैं कुछ अशिया ज़रूरिया के। तो मुझे बताइएगा आज के रेट के मुताबिक आटा कितने रुपए फ़ी किलो में मिल रहा है? आटा तो जुल्म है जी, जुल्म। आटा फ़ी किलो इस वक्त 115-16 रुपये है, जो फ्लोर मिल्स का आटा जो हमें पैक मिलता है 15 kg। दालें, चावल जो है ना वो आम आदमी की अप्रोच से बाहर हैं। चावल जो अच्छी किस्म का है 260 रुपये किलो बिक रहा है, और जो हल्की क्वालिटी का है वो 160-170 रुपये किलो है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दूध, दही, चिकन, इनकी क्या कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि चिकन के आजकल रेट क्या चल रहे हैं, अंडों के भी क्या रेट हैं? अंडे तकरीबन 250 के करीब दर्जन है, और चिकन आजकल तकरीबन 370 रुपये केजी चल रहा है। तकरीबन 15-20 दिन से, एक माह से यही रेट जा रहा है, जिसकी वजह से खरीदार तकरीबन कम है और वो मार्केट तकरीबन सारी परेशान है। जब रेट कम होता है तब तकरीबन कस्टमर के साथ कस्टमर होता है, आवाम का रश लगा रहता है। जी बिल्कुल नाजरीन, कारोबार भी मंदा हो चुका है, क्योंकि जो लोग पहले 2-2 किलो तक गोश्त लेके जाते थे जब इसकी कीमत मुनासिब थी, लेकिन अब वही लोग जो है, वही फैमिली है, उसके बावजूद लोग कम क्वांटिटी में चीज़ें लेके जा रहे हैं, कारोबार भी मंदा है। अब हम आपको लेके चलते हैं दूध दही की दुकान पर, वहाँ पर आजकल क्या रेट चल रहे हैं। जी तो नाजरीन, हम दूध दही की दुकान पर आगे हैं, इनके रेट से भी आपको आगाह करते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे बताइएगा कि आजकल दही का रेट क्या चल रहा है और दूध का रेट क्या चल रहा है किलो के हिसाब से? दही के 130, दूध के 110। दही 130, दूध 110। जी बिल्कुल, 2 महीनों में दूध के और दही के रेट्स बढ़े हैं, लेकिन जो अशिया ज़रूरिया है उनके जो रेट्स हैं वो आए रोज़ बढ़ते हैं। तो हम आपको मजीद भी लेके चलते हैं कि सब्जियों के और फलों के क्या रेट चल रहे हैं आजकल। जी नाजरीन, तो आखिरकार हम सब्जियों के ठेले पर पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पर हम सब्जियों के रेट जानते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा टमाटर, प्याज और अदरक का क्या रेट? टमाटर 100 रुपये किलो है, ठीक है। प्याज है 80 रुपये किलो, ठीक है। आलू है 70 रुपये किलो, ठीक है। अदरक का क्या रेट है? अदरक है 300 रुपये किलो। 800-900 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला आदमी हूँ, तो आप ये सोच लें कि 5 बच्चों को, और हम 7 फर्द बनते हैं घर के, कैसे खाना खिला सकता हूँ। एक वक्त का आप लगा लें, मेरा बच्चों का नाश्ता ही है जो 900-700 रुपये में नाश्ता हो रहा है बच्चों का। तो मैं यकीन करो, अभी बच्चे की मेडिसिन अगर मेरा तेल ख़त्म हो गया तो मेरे पास यकीन करे खुद के पैसे नहीं है। 6 अफराद पे हमारी फैमिली मुश्तमिल है, तो जिस तरह महंगाई है, जिस तरह दूध, चीनी, पत्ती, आटा, घी वगैरह महंगा है, तो बच्चों की फीसें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, महंगाई 1% नहीं कम होगी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। गोश्त तो गरीब आदमी की वैसे ही पहुँच से दूर हो चुका है कि पिछले 1 ईयर से तो पहले 200, 250, 220 ऐसे राउंड बोर्ड होता था, लेकिन अब ये 400 से above जाके अब ये 370, 80 का राउंड बोर्ड चल रहा है। तो बिल्कुल नाजरीन, हमने आपको मार्केट की सूरत हाल से आगाह किया। मौजूदा जो फ्रेश सरकारी रेट हैं हमने उसको भी आपको बताया कि क्या क्या रेट्स चल रहे हैं मार्केट में। हमने चिकन की प्राइस से लेकर खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं उनका भी तज़किरा किया, जो सब्ज़ियां हैं उनकी क्या कीमतें हैं, दूध दही की क्या कीमतें हैं। तो इसका हमने जब टोटल जो है इसका किया है सिर्फ खाने पीने के अखराजात का, तो वो 1666 रुपये है। इसमें अगर हम पेट्रोल के भी अखराजात ऐड करें तो एक बंदा जो है कम से कम जितना वो सफ़र तय कर रहा है, और मौजूदा जो पेट्रोल की कीमत है तो वो कम से कम 500 रुपये का रोज़ाना का पेट्रोल मोटरसाइकिल पे खर्च करता है। बिजली की कीमत भी इतनी है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो इसका टोटल एस्टिमेट रोज़ाना की बुनियाद पर 2600 कुछ पैसे ऊपर बनता है, कुछ रुपए।
तो अगर हम देखें तो माहाना इसका कितना खर्चा आता है, तो वो 75,000 से ज़ायद का आता है। जो गरीब बंदा है, जो मतवस्त तबका है, क्योंकि ये खाने पीना हर घर में चलता है, सिर्फ अमीर घर ने नहीं खाना होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें और आवाम दोस्त जो इनकी अशिया के रेट हैं वो मुख्तस किए जाएँ, ताकि ये जो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है अखराजात का और आमदनी का, वो दूर हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नंबर 92 न्यूज़ हमें बता रही थी कि इस वक्त आम आदमी के लिए जो बेसिक्स हैं उसकी वो कितना उससे दूर जा चुका है, उसकी पहुंच से वो चीज़ें दूर जा चुकी हैं। और इसी मौजू पे एक आम आदमी क्या करे इस तकलीफ में, हमारे सीनियर एंकर पर्सन जुनैद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, शाहजेब और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। एक तो आप सुबह वालेकुम अस्सलाम जी, फिर भी आपने वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जुनैद भाई, आपने रिपोर्ट अभी सुनी, जो हालात हैं वो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ। ऐसा नहीं है कि आप कोई मुल्क से बाहर बैठे, आप उसी मुल्क में, उन्हीं हालात में, उन्हीं महंगाई में, उसी तरह की खबरें सुन रहे हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। एक गरीब आदमी किस तरह आज के वक्त में गुजारा करे? जी जुनैद भाई। देखिए जी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मैं तो बड़ी सीधी सी बात जानता हूँ। ये जो सारे नारे हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये सब ऐसा लगता है कि एक जालसाजी और कुछ भी नहीं है। बल्कि अभी आप एक बात कर रही थी ना कि वो गेंद पर थूक लगाने पर पाबंदी लगा दी है। काश ये अवाम के जहनों के ऊपर जो थूक लगाते हैं उस पर भी पाबंदी लग जाए। और ये जो एंजेलिना जूली, मुझे लगता है कि शायद उससे पूछा जाए कि वो कहीं वीनस देखने के लिए तो नहीं आई है, क्योंकि जो वो ख्वाबों की ताबीर के जो ठेकेदार हैं या ख्वाबों के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने यही कहा था ना कि मुझे ये जो मंजरनामा है ये सारा वीनस जैसा लगता है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे उनकी ज़मीनें जो हैं वीनस में तब्दील हो जाएं, उनके घर बार वीनस में तब्दील हो जाएं, उनकी जागीरें वीनस के अंदर तब्दील हो जाएं, ताकि उनको अंदाज़ा हो बुनियादी तौर पे कि एक आम आदमी की तकलीफ़ है क्या। देखिए, अफसोस ये साहब कि मुझे वो 2 मिसरे याद आते हैं कि अब कभी बाज़ार जाने पर बज़द होता नहीं, मेरी गुर्बत ने मेरे बच्चे को दाना कर दिया। यानी सूरत हाल ये हो गई है इस वक्त। आप ज़रा महसूस करने की कोशिश करें। मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है। ये लिस्ट नहीं है बुनियादी तौर पे गरीब आदमी के लिए, एक मुतवस्सित तबके के शख्स के लिए या एक लोअर मिडिल क्लास के लिए मौत का परवाना। ये मौत का परवाना है। यानी इस मौत के परवाने के अंदर बज़ाहिर तो वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को ज़िंदा रखती हैं, लेकिन अगर आप देखिए इन चीज़ों की रेट लिस्ट पढ़ने के बाद अंदाज़ा ये होता है जैसे कि वो मौलाना आपके पैकेज में कह रहे थे कि 5-6 बच्चे अगर मौजूद हैं तो मैं 5-6 बच्चों को नाश्ता कराऊं या उनकी दवाइयां लेकर आऊं। सूरत हाल ये हो गई है कि हमने पाकिस्तान को बदतरीन सूरत हाल पे लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, पहले होता ये था कि जो बच्चे ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, आज मेरी अपनी ज़ाती एनालिसिस है और मैंने महसूस किया इस बात को, मेरे मुशाहिदे में ये बात कि लोगों ने ग्रामर स्कूल से निकाल के आम स्कूल्स में बच्चों को मुंतकिल कर दिया है। जो गाड़ी चलाने वाला था वो मोटर बाइक के ऊपर आ गया है, जो मोटर बाइक चलाने वाला था वो बस के ऊपर आ गया है, जो बस में सफ़र करने वाला था वो बेचारा अपने पैसे बचाने के लिए मीलों मील जो है पैदल सफ़र कर रहा है। यानी जो 3 वक्त का खाना घर के अंदर खाते थे और सादा खाना खाते थे, सादा, यानी ये हुक्मरान तबके की तरह जो है वो लेविश लाइफ स्टाइल उनका नहीं था। रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते थे, होटलिंग नहीं करते थे, 5 स्टार होटल्स में नहीं जाते थे, डाइनिंग नहीं करते थे, बहुत आम सा सादा सा खाना खाते थे। वो 3 वक्त से 2 वक्त पे आ गए। जो 2 वक्त का खाना खाते थे वो बेचारे 1 वक्त के ऊपर आ गए। जो दूध की बनी हुई चाय दिन में 1 मरतबा पी लेते थे वो सुलेमानी चाय के ऊपर आ गए। और जो बेचारे सुलेमानी चाय नहीं पी पा रहे वो गर्म पानी पी के जो है गुजारा कर लेते हैं कि ठीक है उसकी लज्जत महसूस कर लें। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है साहब कि मैं लोग श्रीलंका की मिसाल देते हैं। देखिए, वहां पर सरकार कोलैप्स हुई थी, ये जहन में रखिएगा। लोग बाहर आ गए थे और लग पता गया था साहब के बुनियादी तौर पे जो इक़्तिदार के मतवाले होते हैं या म्यूजिकल चेयर के इर्द गिर्द रक्स करने वाले होते हैं, फिर जब उनका एहतसाब होता है तो किस तरह से होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। और मैं पहले आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस होता है। शाहजेब, माया, मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ कि एक अनजाना सा खौफ ये है कि खुदा न खास्ता मुझे लगता है कि यहाँ सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी कहीं बाहर ना आ जाए, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ तो अपने ऊपर बर्दाश्त कर लूंगा, मैं अपना मरज तो छुपा लूंगा। मेरे जिस्म में अगर कैंसर पल रहा होगा मैं उस कैंसर को कैरी करके भी सुबह शाम मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बाहर निकलूंगा। लेकिन वही बात है, ये बिलबिलाहट जब मेरे घर तक आ जाएगी, ये आवाज़ें जब ऊंची होकर मेरे घर में आ जाएंगी, जब ये बिलबिलाहट और रोना धोना मेरे बच्चों की तरफ आ जाएगा और मेरा बच्चा जब भूख से कसमसा रहा होगा और बिलबिला रहा होगा और वो रो रहा होगा, उस वक्त मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस वक्त मैं बाहर आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं ये नहीं देखूंगा साहब कि लॉ एंड ऑर्डर
क्या है उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि जी मैं क्या हूं, उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी ज़िंदगी मुझे कितनी अजीज़ है, उस वक्त मैं ये करूंगा कि साहब या तो आप हैं या मैं हूं। यानी खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान को लाकर इस जगह पे खड़ा करना चाहते हैं कि जहां पर एक आम आदमी आपके बस से मुकम्मल तौर पे बाहर हो जाए। यानी गरीबों का मुकद्दर पस्तियां हैं, अमीरों की अलहदा बस्तियां हैं। अब तक अपने पाकिस्तान है दो, कहीं गुर्बत कहीं खरमस्तियां हैं। अभी हर चोर सादिक और अमी है, कोई तब्दीली आई नहीं है, फ़कत महंगी हुई है दाल रोटी, जहां जो चीज़ थी बाकी वही है। ज़रा सोचिए साहब कि इस कराची के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या हो गई है। मैं कुछ दिन पहले मेरा गुजर हुआ जी, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ना, खास तौर पर कि हमारे हुक्मरान तो ऐसे बात करते हैं मुख्तलिफ शोज में बैठकर कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये शायद आवाम का ही कसूर है। या तो ये जवाब पेश किया जाता है कि आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि आलमी सतह पर हम ये भी देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में किसी किस्म की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। कई सालों से हम ये देख रहे हैं लोग उतना ही आजकल कमा रहे हैं। जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो 800,000 रुपए डेली का उतना ही कमाता है, तो वो अपना गुजारा किस तरह कर सकता है और उसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? जुनैद भाई नहीं, खुदा ना खास्ता ये बात कहीं भी ना आप यार, आपके पर जल जाएंगे। कैसी बात आप कर रहे हैं? हुकूमत जिम्मेदार? ओहो, मतलब आप उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जो इख्तिदार के ऐवानों में बैठ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो असेंबली में। नहीं, ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ये तो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर फतवा आ जाएगा। ये बात ही ना करें आप साहब। जो जुमला आपने अदा किया ना, वो जुमला बड़ा अप्रोप्रिएट है कि अवाम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। बुनियादी तौर पर हमने बुनियादी तौर पर जो बोया है ना, आज हम 75 वर्षों के बाद उसको काट रहे हैं। सारा कसूर हमारा है साहब। हमने पाकिस्तान को भंबोड़ा है, हमने पाकिस्तान के अंदर करप्शन किया है, हमने पाकिस्तान के अंदर चोरियां की हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर डकैतियां की हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, हमने पाकिस्तान को बाहर जा जाकर फ़रोख्त किया है, हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया है, हमने पाकिस्तान के जो कोर इशूज़ थे उनके ऊपर अपने आप को चमकाया है, अपनी कुर्सियों को मजबूत किया है। हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा करके अपने मफादात को, यानी अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात का सौदा करके अपने आपको मुस्तहकम किया है, पाकिस्तान को कमजोर किया है। बुनियादी तौर पे साहब कसूर तो हमारा है। हमने पाकिस्तान को हजारों अरब रुपए का मकरूज अवाम ने किया है, हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने 75 वर्षों में पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है वो तो इंतहाई दूध के धुले हुए पारसा शुद्ध किस्म के अच्छे लोग हैं, उनको कुछ मत कहें। ये सारा कसूर हमारा है बुनियादी तौर पे। जो हमने बोया है आज हम काट रहे हैं। यानी आप देखिए कि कराची जैसा मेगा सिटी, आप सोचिए कि जो 3,000 अरब रुपए 3,000 अरब रुपयों से ऊपर कमा के देता है, इस कराची का नोहा मैं किसको सुनाऊं साहब? यानी कराची पुलिस चीफ, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद ओडो साहब जब बात कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हम जो है इस वक्त उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, या हम जो है कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो फ्रैक्शन फिगर से हटके। यानी क्या ये कराची नहीं है जिसके अंदर 12 गाड़ियां एक महीने के अंदर, ये मैं मौजूदा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं और ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, यानी 12 गाड़ियां एक महीने के अंदर जो छिन जाती हैं। क्या ये कराची नहीं है जिसके अंदर 450 मोटरसाइकिल्स स्नैच हो जाती हैं? एक मोटरसाइकिल किसी गरीब आदमी का आपको पता है क्या होती है? उसका पूरा रोजगार होता है, उसकी पूरी रोजी होती है। यानी आपने 450 घराने आपके बर्बाद होकर रह गए। अच्छा, इसी कराची के अंदर सूरत हाल ये है कि 4,869 बाइक्स चोरी हो गई। यानी 4,869 घर जो हैं रोजगार से चले गए, बर्बाद हो गए। ये कराची, आप शिकवा आप ना करें, आप ना करें इंतजामिया से शिकवा, आपकी जुबान जो है वो बंद कर दी जाएगी। आप ना करें शिकवा उन लोगों से जो कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी जुबान बंद कर दी जाएगी। आपको बोलने पर भी पाबंदी है, आपको सोचने पर भी पाबंदी है। आपके पैरों में जो गुलामी की जंजीरें भी हैं, आपके गले में गुलामी दर गुलामी का तौक भी है। इसी कराची में 2,677 मोबाइल्स स्नैच हो जाते हैं एक महीने के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक और रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है जो इस पूरे साल की सितंबर की है, जिसके अंदर 56,000 के करीब इंसिडेंट्स होते हैं। यानी जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो 56,000 के करीब होते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ये कराची की बात कर रहा हूं, ये योगंडा की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन वही बात है, कसूर किसका है? कसूर हमारा है। जुनैद भाई, ये सिर्फ एक शहर की बात है, यानी कि हम कराची का जिक्र, अभी हम दीगर शहरों का जिक्र नहीं कर रहे। दीगर शहरों पर जाएं तो पता नहीं ये फिगर्स और फैक्ट्स कहां से कहां निकल जाएंगे। थैंक यू।
बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। थैंक यू वेरी मच सीनियर एंकर पर्सन जुनैद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और खासतौर पर जो हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने ये पूरी सूरत-ए-हाल बयान की है, यकीनी तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और अफसोसनाक के साथ साथ ये गौर करने लायक भी है कि इस वक्त हुकूमतों को ये सोचना पड़ेगा किस तरीके से अभी तो और सुनना था, लेकिन वक्त की बड़ी कमी है। वाकई में अफसोस हो रहा है कि पूरी तरीके से बात नहीं हो सकी आपसे, लेकिन वाकई में इतनी हर चीज आपने जो की वो स्पॉट ऑन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जरा चलते हैं खुदाजात, कल इस तरह हमारे कल पहला मैच हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे सके जो उनसे एक्सपेक्टेड था। इंग्लैंड ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान टीम 85 रन का उम्दा जो बैटिंग ओपनिंग स्टैंड था, उसके बावजूद 159 रन का हदफ जो है वो उन्होंने दिया था। लेकिन वो मोहम्मद रिजवान ने भी, हमने देखा कि बाबर आजम ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई और अच्छा मैच खेला, लेकिन उसके बावजूद आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने ये हदफ पूरा कर लिया। सीरीज का दूसरा मैच 22 सितंबर को कराची में खेला जाएगा। क्रिकेट पर मजीद बात करने के लिए सीनियर क्रिकेट राइटर सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे। सुहेब अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मैच से जो शिकस्त ने पाकिस्तान को घेरा था, उससे जान नहीं छूट रही हमारी, और जिस तरीके से हमने कल का मैच भी देखा, इंग्लिश टीम के लिए नई कंडीशंस थी, फिर भी वो जीत गई और हम लोग उस तरह का टारगेट नहीं दे सके। सुहेब साहब, क्या वजूहात थी इसकी? पहली बात तो ये है कि ये इंग्लैंड की सेकंड 11 थी। स्टोक्स, बेयरस्टो, लिविंगस्टन आई नहीं है, बटलर खेल नहीं रहे हैं, वोक्स भी नहीं खेल रहे जो कि टीम के साथ है, लाहौर की साइड पे खेलेंगे। इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हम आराम से 180-190 की तरफ जा रहे थे। टू बी फेयर, इतना क्रिटिसिज्म हुआ है रिजवान और बाबर को, लेकिन कल उन्होंने कम से कम अपना रोल प्ले कर दिया। 10 ओवर में कोई 82 रन 83 रन, हमने तो असल में मार खाई है आखिरी 10 ओवर में, या हम सिर्फ 71 बना सके। तो मेरे ख्याल में बेसिकली 1-2 गलतियां हुई। वही हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मैं फिर कहूंगा हम अपनी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर ठीक है, शान मसूद ने आते ही 7 गेंदों में 7 रन बनाए, चौका मारा, जरा सा ओवर स्मार्ट हो गए, रिवर्स स्वीप के लिए चले गए जिसकी जरूरत नहीं थी, पहली गेंद थी आदिल रशीद। लेकिन अगर आप नवाज को खुशदिल शाह के ऊपर भेजेंगे जबकि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, या तो चेस कर रहे होते, कुछ ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन होती, वो भी लेफ्ट हैंडर है, नवाज भी लेफ्ट हैंडर है, खुशदिल शाह भी लेफ्ट हैंडर है। सो अगर आप लेग स्पिनर के खिलाफ लेफ्ट हैंडर को भेजना चाह रहे हैं तो खुशदिल शाह को भेजें भाई। आपने उनको बचा बुझू के लास्ट 3 ओवर्स के लिए अगर रखा है, तो फिर हम अपना मिडिल ऑर्डर को तो खुद कत्ल कर रहे हैं ना। तो यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं पाकिस्तान में कि इनकी समझ में नहीं आ रही कि जब एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो उसको आगे कैसे लेके चलें, जब एक जरा सा स्लो स्टार्ट मिलता है तो उसको कैसे आगे लेके चले। इट्स अ बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम विद पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर राइट नाउ एंड द थिंक टैंक, कि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बल्लेबाज है, उसको किस नंबर पे भेजना है। बट सोएब सर, इस तरह शान मसूद के हवाले से भी हम लोग बीच में भी बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली उसको ये ना हो कि ठीक है बहुत अच्छा खेला, यस ही डिड वेरी वेल इन एशिया कप एज वेल, मतलब हमेशा याद रहा, कभी नहीं भूल सकते। लेकिन क्या सही पोजीशन पे जो है उसको भेजा, उसका जो अंदाज था या उनका जो उनका स्टेप था, व्हाट डू यू थिंक? आप अग्री करते हैं उससे? देखिए, शान मसूद यस ओपनर रहा है, लेकिन जब आपका रिजवान और बाबर हटने को नहीं तैयार है, और कल तो उन्होंने जस्टिफाई की अपनी पोजीशन, तो फिर जाहिर बात है नंबर 3 या नंबर 4 पे रह जाता है। आई स्टिल फील कि शान मसूद शुड बी सेंट अ बिट, मे बी नंबर 3 पे ट्राई कर सकते हैं। नेशनल T20 में उन्होंने नंबर 4 पे आके अपना लोहा मनवाया, अपना प्रूफ किया कि वो नंबर 4 पे भी वो अच्छे रन्स करते हैं और तेज रन्स करते हैं, तो इसलिए वो तो जस्टिफाई था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट में स्पेशली बैटिंग में ये होता है कि जब आप टीम में लाते हैं तो जो नंबर वेकेंट होता है उस पर खेलना मजबूरी होती है आपकी। प्रॉबेबली ये देखें कि अगर इसको नंबर 3 के ऊपर नेक्स्ट टाइम भेजे रादर देन हैदर अली को, ताकि ये हो कि दोनों ओपनर्स क्योंकि राइट हैंडेड हैं तो फौरन एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन आ जाए। कल भी यही हुआ कि आपके टॉप 3 ने कोई 12 ओवर खेल लिए तो एक जरा सा प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन फिर उन्होंने 12 ओवर में रन्स भी तो आपको कोई 90 बना के दे दिए थे। तो आई थिंक कल बेसिकली मैं यही कहूंगा, आप या तो खुशदिल शाह को भेजें ऊपर, ये रोकना इफ्तिखार के ऊपर क्रिटिसिज्म रहा है, कल उसने भी तेज खेला, टू बी फेयर टू हिम ही डिड हिज जॉब, बट द थिंग इज कि हम
बहुत किसी बल्लेबाज को ड्रेसिंग रूम में ये नहीं पता होता है, जहां तक मुझे लगता है, कि अगली बारी में कौन जाएगा। 3-4 लोग पैडअप करे बैठे होते हैं। एंड मैं फिर वही कहूंगा, Nawaz is a bowling all-rounder. Yes, he started as a batsman, but he's come in the team as a bowling all-rounder. How can you send him ahead of a specialist batsman like Khushdil Shah? सोहेब साहब, इसके साथ साथ आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम चाहे अच्छा स्टार्ट दे भी दें, उसके बावजूद हमारा जो स्कोर है वो 160-170 के राउंड ही जाता है, उससे ज्यादा स्कोर नहीं बना पाते, बल्कि वो भी बहुत मुश्किल से 150 के बाद भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। सर ये जरूर बताइएगा कि हैदर अली को भी हम देख रहे थे कि हैदर अली भी कुछ हमें हरी में नजर आ रहे थे, जल्दी में नजर आ रहे थे, इसकी क्या वजह थी? देखिए होता ये है कि आप एक बल्लेबाज को 9 महीने 9.5 महीने बेंच पे बिठाते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। जब उसकी बारी आती है, क्योंकि पहले आप उसको मौका देते नहीं है कि भाई वो 3-4 मैचेस खेले, आपने अपने फेवरेट्स को खिलाना होता है, आउट ऑफ फॉर्म फखर को खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। अब जब वो आता है और एक अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है, आप 8 रन ओवर पे जा रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल भी होता है, और शायद टीम ने भी उससे कहा हो कि देखो तुम्हें 9 महीने बाद एक मौका मिल रहा है, ज्यादा रिस्क मत लो, वी आर ऑलरेडी गोइंग एट 8 रन ओवर। तो उसने सिंगल डबल का खेल खेला और उसके बाद बॉल खड़ी कर दी, बाउंड्री के ऊपर आउट हो गया। ही वेंट फॉर द शॉट्स। सो द थिंग इज कि आपने फिर हैदर अली को उतने ही चांसेस देने हैं जितने आपने फखर जमान को दिए थे, जब वो 10 बना रहा था, 15 बना रहा था, 0 बना रहा था, 4 बना रहा था। अब इनको भी आप शान मसूद और हैदर अली को आप 4 या 5 मैचेस दें और फिर गेज करें कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या नहीं है। अभी तो आई थिंक हैदर अली वाज टू कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि कहीं वो 9 महीने बाद उसको जगह मिली है, कहीं वो आउट ना हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट्स फेस इट, वी आर ऑल ह्यूमंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सोहेब अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और क्रिकेट पर बात हो गई है, लेकिन बातें और बहुत सारी करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। अब हम कुछ बिजली की बात करेंगे, और इसलिए क्योंकि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर इन्हिसार किया जा रहा है माया, और उसको फरोग दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। हम स्वीडन की, डेनमार्क के कई ममालिक के ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर टोटली सोलर पैनल्स पर रिलाय करते हैं, बिजली बनाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, बहुत सारी वजूहात हैं। हम अक्सर देखते हैं सड़कों पर, घरों में हमें नजर तो आते हैं, लोगों ने इंडिविजुअली अपने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पर मुकम्मल पाकिस्तान का इन्हिसार करना ये भी पॉसिबल है। वैसे यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी ज्यादा धूप होती है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बिजली का बहरान हम पाकिस्तान में देखते हैं, एनर्जी का बहरान हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से दरामदी तेल और गैस पे इन्हिसार किया जाता है और सोलर पे इन्हिसार नहीं किया जाता, ये एक बड़ी वजह है कि हम दरामदी गैस और दरामदी जो तेल है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो बिजली है वो बहुत ज्यादा महंगी भी है। और एक और भी वजह है, अगर कोई सोलर की तरफ जाने की कोशिश भी करता है तो वो भी उसकी जेब से बहुत ज्यादा उसको महंगा लगता है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई इतना महंगा सिस्टम कैसे लगाएं। फिर लोग क्या करते हैं, भाई चलो एक कमरा, फिर या तो फ्रिज और इस तरह की जो एसी वाली चीजें बड़ी बड़ी बिजली वाली वो कर लेते हैं सोलर पे, लेकिन उसके बावजूद सोलर लगाना इतना आसान है भी नहीं। और इसके साथ साथ पीटीआई हुकूमत ने मिनी बजट में तकरीबन 17% टैक्स आयद कर दिया था सोलर पैनल्स पे, जो बाद में यानी कि नई हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने खत्म कर दिया। वो खत्म करने के बाद एक उम्मीद बंदी थी कि अब कुछ हम सोलर पैनल पर की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस में कोई कमी आएगी, लेकिन रुकावटें ऐसी तवील है कि रुकावटों में कोई कमी नहीं आ रही, और एक और बड़ी रुकावट सामने आ गई है। और हम वो ये देख रहे हैं कि इन रुकावटों में एक बड़ी रुकावट ये है कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के लिए एलसी ना खुलना सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। ये सारी वजूहात और पाकिस्तान के हालात और ग्रीन एनर्जी पर इन्हिसार पर हम बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एनर्जी एसोसिएशन राना अब्बास साहब। राना साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग सर।
राना साहब, दुनिया भर में सोलर पैनल्स के जरिए बिजली बनाई जा रही है, उसका हुसूल मुमकिन बनाया जा रहा है, लेकिन क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जबकि हम पाकिस्तान में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर भी रहे हैं और खासतौर पर हमारे यहाँ तो बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महंगी भी हो रही है, अवेलेबल भी नहीं है। देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि पाकिस्तान बड़े अच्छे इकदाम कर रहा है एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो देखें एक खुशाइन है कि जो SPP की फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ हैं वो सोलर एनर्जी के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा नेट मीटरिंग है, उसके ज़रिए जो एंड कंज्यूमर है उसके लिए यानी कि बड़े फ़ायदेमंद प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट चला रही है। आज अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है दूसरे यानी कि मज़ीद ज़राए से बिजली को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है जी हम कोई 10 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में इंस्टॉल कराएंगे, जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। तो पाकिस्तान से काफ़ी यानी कि खुश आमदीद यानी कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए और सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए और इसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ अब जिस तरह एक्चुअली हमने गवर्नमेंट के नुमाइंदे से भी रब्ता करने की कोशिश की थी आपके साथ बात करते हुए, लेकिन उन्होंने कोई खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया। नेशनल सोलर पॉलिसी जारी करने का ऐलान भी हुआ, सोलर पैनल्स पर टैक्सेस भी खत्म हुए। अब आप बता रहे हैं इस वक्त अगर हम बात करें मौजूदा टाइम की तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है बास साहब जी? देखिए जी, लास्ट यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में जाते हैं, जनवरी में एक मिनी बजट आया था जो इमरान खान साहब की हुकूमत लेके आई थी, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर सोलर के ऊपर टैक्स ऐड कर दिया था और इवन के वो अगर आज ऐलान हुआ है तो अगले दिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के माल जो पोर्ट के ऊपर पड़े हुए थे, जो आए हुए थे, इवन के जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चैलेंजेस वगैरह को एक्सेप्ट किया और प्राइजेस वगैरह को एक्सेप्ट करते हुए उसको हम लेके चले। जैसे ही नई हुकूमत आई, मई में शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया जी हम सोलर के ऊपर जितना टैक्स वगैरह है उसको टोटली तौर पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो ऐलान के बाद ख़त्म करते करते वो जून एंड पे चले गए। 30 जून को उन्होंने कहा जी ठीक है अब जो सोलर पैनल्स सिर्फ हैं उसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हमारी पहले भी इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि अगर अब टैक्स ख़त्म कर रहे हैं तो सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज जो चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं सब के ऊपर टैक्स खत्म होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया, जो 30 जून को इम्प्लीमेंट हुआ। और जैसे ही 5 जुलाई का वक्त आया तो 5 जुलाई से एक नया सर्कुलर जारी हुआ, जिसकी वजह से टोटल जो सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर्स की एलसीज थी वो स्टॉप कर दी गई। तो लास्ट 3 मंथ से हमारी जो टोटल सोलर कम्युनिटी है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई किसी किस्म का माल अवेलेबल नहीं है और मार्केट में शार्टेज इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। और अभी भी कंटिन्यूसली हम स्टेट बैंक के साथ भी राब्ते में हैं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपकी मेहरबानी एलसीज खोलें। अगर आपने उसको फुल फ्लेज नहीं खोलना, हमें मिनिमम कुछ ना कुछ तो करके दें, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो काम है उसमें जो इन्वर्टर्स हैं उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती हैं, वारंटी क्लेम्स भी आते हैं, तो जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी सफ़र कर रहा है और जो हमारे सोलर कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। लोग तो इवन के इस हद तक पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान सफर ऑलरेडी कर रहा है। यहाँ पर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ कि जब हम मुतबादिल ज़राए की बात करते हैं और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो ऐसे में ये सोलर एनर्जी पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस में कितनी कमी ला सकते हैं, या खासतौर पर हमारा जो बिजली का बहरान है वो किस हद तक कवर हो सकता है? देखिए जी, सोलर एनर्जी एक बेस्ट सोल्यूशन है, जो एक ग्रीन एनर्जी है, जो आपको कंटिन्यूसली जो हमारे पास डेली बेसिस पे एनवायरनमेंट चेंजिंग आ रही है। जैसे आगे सर्दी का मौसम आएगा तो फोग वगैरह काफ़ी क्रिएट होगी, गर्मियों में गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी ग्रीन एनर्जी की तरफ वर्किंग कर रहा है, नए से नए पॉलिसीज़ को लेके आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जाए और किया जाए। जैसे अपने रिसेंटली आई थिंक कोई लास्ट 1 वीक की बात है, जर्मनी ने एक पॉलिसी जारी की थी कि जिन लोगों ने 30 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाया है उनको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है।
ठीक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ अक़दामात हों, मुख्तलिफ कंपेन चलें जो सोलर की प्रमोशंस के ऊपर हों, और जो आपका एंड यूज़र है, जो छोटा तबका है, वो इससे फ़ायदा उठाए। और इंटरेस्ट फ्री जो एक पॉलिसीज़ आनी चाहिए जिसमें जो ऑफिस में लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी 50,000 या 60,000 है या लेस देन दैट है, वो लोग भी सोलर एनर्जी से फाइनेंसिंग वगैरह करवा के जो फ्री इंटरेस्ट हो अपनी यानी कि इनकम में थोड़ा सा इजाफा कर सके। इसी तरीके से हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए है, तो जो इंडस्ट्री है वो भी इससे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि हमने बात करने के कितने सवाल आते हैं जो गवर्नमेंट का कोई ऑब्वियसली कोई अफसर हमें ज्यादा नुमाइंदगी जो गवर्नमेंट की कर रहे हैं, हुकूमत की कर रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल के हमें जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ राब्ता किया था, कोई जवाब नहीं आया, या यूं कहिए कोई तसल्लीबख्श जवाब भी नहीं आ सका, राब्ता भी नहीं हो सका सही तरीके से। लेकिन अगर एक आम आदमी का मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जो मैंने शाहजेब से भी अभी किया था, कि एक आम आदमी जब वो सोलर के बारे में सोचता है ना, सबसे पहले उसका ध्यान उसकी जेब पर जाता है। वो ये कहता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं बिजली भी अफोर्ड नहीं कर सकता बिल देना, ना मैं सोलर अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं बगैर बिजली के फिर रहता हूँ। तो एक आम आदमी के जहन में एक ये चीज भी बैठी हुई है, क्या वाकई में सोलर एक आम आदमी की जेब से इतना दूर है? जी बासा। देखिए जी, सोलर जैसे जैसे डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, आपको पता है कि टोटल जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होके पाकिस्तान में आती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशंस को फॉलो अप करते हैं, अगर एक नॉर्मल आदमी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाता है तो उसका पे बैक विद इन 3 to 4 ईयर्स है। आफ्टर 4 ईयर्स देखें, इसकी एक लाइफ 25 ईयर्स के साथ है, तो वो कंटिन्यूसली एक अच्छा लीव मिल सकता है। एक 10 किलोवाट का सिस्टम आम आदमी को 30 से 35 हज़ार रुपए की बचत देता है। अगर वो इसके ऊपर 12 से 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जी 3 से 4 साल में जब उसका पे बैक वापस आ जाता है जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 30 से 35 हज़ार उसकी जो सैलरी है प्लस दूसरी चीजें उसमें एड अप होके एक हेल्प आउट चीजें जो है यानी क्या भी कहना चाह रहे हैं, में अगर अफोर्ड करने की कोशिश करता है बस अब, तो वो 3 से 4 साल में उसका रिटर्न आ जाता है। लेकिन देन अगेन वही वाली बात है, जिस इंसान को अपने 4 दिन का नहीं पता, 4 घंटों का नहीं पता, वो कैसे 4 साल अपने आगे फोर्थ कमिंग ईयर्स देखेगा। बट देन अगेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुल्क इस चीज से जरूर निकलेगा, लेकिन मुल्क अभी भी लपेट में है, और जिस लपेट में अब आ चुका है वो है मलेरिया और दीगर वबाई अमराज। बिल्कुल, जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीजन में सैलाब के बाद हम डेंगू केसेस में बेहद इजाफा देख रहे हैं, वबाई अमराज खासतौर पर सर उठा रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान जाफराबाद में मलेरिया से इंतकाल करने वालों की जो बच्चे और खवातीन की तादाद है वो तकरीबन 25 से बढ़ गई है, जबकि हजारों सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो मलेरिया, गैस्ट्रो, टाइफाइड और जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं वहां पर भी हम मरीजों का बहुत ज्यादा रश देख रहे हैं। पहले इस पर हम बात कर लेते हैं, 92 न्यूज के नुमाइंदे हैं निजाम जतोई, उनसे उसके बाद इस पर तफसीलन बात भी करेंगे। निजाम, बताइएगा क्या अपडेट है जाफराबाद के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीज़न में हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ अभी थम न सकी हैं कि वहाँ पे मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज ने सर उठा लिया है। इस वक्त जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीज़न में हज़ारों अफराद हैं जो मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज में मुब्तला होकर हुकूमती तिबी इमदाद के मुंतज़र है, लेकिन हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से मरीज़ों को इलाज मुआलजे की कोई खातिर ख्वाह सहूलत मुयसर नहीं की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाफराबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहर डेराला यार के DHQ अस्पताल में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेशेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल के सहन में फ़र्श पर बैठे हुए हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी हालत ज़ार, ये सारे मलेरिया में, गैस्ट्रो में और दीगर अमराज में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में किसी किस्म की कोई तिब्बी सहूलत मुयसर नहीं है, जिसके बायस ये लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। मरीज़ सरकारी अस्पतालों से मायूस होकर प्राइवेट और दीगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डेरा लायार से जो मरीज़ या उनको इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है, वो यहाँ से निकल कर जो है दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों में जा रहे हैं। उन्हें वहाँ पर भी महंगे दामों में इलाज की सहूलत मुयसर की जा रही है, लेकिन जो सैलाब के मारे हुए मुतासरीन हैं उनके पास इलाज मुआवजे के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको हॉस्पिटल की सूरत हाल दिखाऊँ तो ये देखें, हॉस्पिटल में गंदगी है, जिसके बाद हॉस्पिटल में पूरे में ताफुन फैल चुका है।
और यहाँ पे जो मरीज़ इलाज के लिए आ रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज की तो सहूलत मुयसर नहीं हो रही है। लेकिन ये सैलाबी पानी, इस गंदगी के बायस मरीज़ों को मज़ीद जो है बीमारियाँ उनको लग सकती हैं। अगर इसी तरह हम बात करें मलेरिया से और दीगर वबाई अमराज से होने वाले हलाकतों की, तो ज़िला जाफराबाद में इस वक्त बच्चों और ख़वातीन समेत जो है इस वक्त तक 25 से ज़ायद अफराद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से तो दावे किए जा रहे हैं कि सैलाब मुतासिरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए DHQ हॉस्पिटलों समेत दीगर तिब्बी मराकज़ पर तमाम तिब्बी सहूलियात मुयसर हैं और उनके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। लेकिन हमें ज़िला भर और डिवीज़न भर में कहीं पर भी महकमा सेहत की जानिब से कोई तिब्बी कैंप भी नज़र नहीं आ रहा और ना ही उनके DHQ समेत दीगर तिब्बी मराकज़ में कोई तिब्बी सहूलियात नज़र आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर सैलाब मुतासिरीन की हालत ज़ार को देखते हुए उन्हें सेहत की सहूलियात मुयसर की जाएँ ताकि उनके बच्चे जो है मुख्तलिफ वबाई अमराज से बच सकें। जी निज़ाम जतोई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया। इस हवाले से इस पर मजीद बात करनी है और हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फ़रा अजीम शाह साहिबा ने। फ़रा साहिबा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फ़रा साहिबा, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारी वजूहात जो हैं ख़ासतौर पर हमारे सामने कि सैलाब आया, सैलाब के बाद ये तमाम जो वबाई अमराज है उसमें बेहद इजाफा हुआ है, डेंगू हो, मलेरिया हो, गैस्ट्रो हो, ये तमाम बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही फरमाया और आपके जो नुमाइंदे रिपोर्ट वहाँ पर पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं या वैसे भी सैलाब की जो सूरत हाल होती है उसके बाद बीमारियां ज़रूर फूटती हैं। मैं खुद भी बीमार हूँ, कई दिनों से गला भी ख़राब है, ज़ुकाम भी है, बुखार भी है। और आपको पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में ये बीमारियां फैली हुई हैं और बलूचिस्तान में तो वाकई ये शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसके साथ साथ 1500 के हुकूमत की जानिब से 1500 के करीब जो मेडिकल कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और आपके प्रोग्राम में भी कई बार मैं ये इल्तिजा कर चुकी हूँ, रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ तमाम मुखय्यर लोगों से भी कि हमें मेडिसिन की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर्स को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी मौजूद हैं हुकूमत की जानिब से, उनको फील्ड्स में काफ़ी अरसे से भेजा गया है। और बिल्कुल देखें, बलूचिस्तान के मसाइल बेहद हैं और चंद महीने में देखें, जो चंद महीने में हमारी गवर्नमेंट ने जो इश्यूज भी सामने लेके आए हैं उन्हें हाईलाइट भी हम कर रहे हैं और उन्हें हल करने के लिए जो हम प्लान्स हैं वो भी दे रहे हैं और उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है बलूचिस्तान में, हमारे हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज का फुकदान है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो बलूचिस्तान के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर प्लानिंग जो चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने अभी हेल्थ के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं जो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम अनाउंस करेंगे। बट अभी ऑन द स्पॉट हमें लोगों की तरफ तवज्जो की जरूरत है, वहां पे डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी पर मौजूद रखने की बिल्कुल हमने कहा गया है। चीफ मिनिस्टर की तरफ से सख्ती से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि डॉक्टर्स हैं वो ऑन ड्यूटी जाएं। खुद जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, DG हेल्थ हैं, हमारे मिनिस्टर जो हैं वो ऑन ग्राउंड फील्ड्स में मौजूद हैं और इसके साथ साथ खुद चीफ मिनिस्टर को मॉनिटर कर रहे हैं। बीमारियां तो बेहद फैली हुई हैं, मैं खुद भी बीमार हूं इसी सैलाब की सूरत हाल की वजह से। अभी कुछ इलाकों का दौरा भी करके आई हूं और अभी कुछ दिनों में दोबारा मैं कुछ इलाकों का दौरा करना है। जो करने वाले हैं, जो जिम्मेदारान हैं या जो तर्जुमान हैं, उनकी तो इससे सबसे ज्यादा कारकुनान है, उनको बहुत अपना ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज अपना ख्याल रखें एंड आई होप यू गेट वेल सून। ये बताइए कि डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो आप बता रही हैं वबाई अमराज, अगर मैं आपसे खाली टाइफाइड से पूछूं कि उससे बचाव के लिए सैलाब मुतासरीन कैसे मुमकिन है, क्या करना चाहिए, क्या इकदामात हैं जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे जो आपको जो सुन रहे हो वो खुद भी अगर कर सकें तो पॉसिबल, उनकी अगर रसाई हो? जी बिल्कुल। देखिए माया, आपको ये भी मैं यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों को ये बताती हूँ कि हम तो बहैसियत मुसलमान ये कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई आप देखें कि पाकिस्तान का क्या हाल है और बलूचिस्तान का तो बदतर हाल है। मैं अभी खुद जिस इलाके के दौरे पर गई थी वहाँ पूरे का पूरा मकान, उनका दीवारें गिरी हुई थी, लेकिन मैंने उनको जाके यही बताया, मैंने कहा देखें हमारे नबी पाक थे, उनके पास भी एक ही सूट था, एक ही कपड़े का जोड़ा था जो वो धोकर पहना करते थे
से बकरियां वो चराया करते थे, अपने घर को साफ रखा करते थे। खुदा का वास्ता है कि हमारे इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, कम से कम आप लोग सफाई तो रखें। तो ये अवेयरनेस कैंपेन भी हुकूमत की तरफ से जारी है कि उनको ये बताया जाए कि क्या SOPs आप लोगों ने इख्तियार करनी है, और इसके साथ साथ साफ पीने के पानी के मसाइल हैं। आपको पता है कि हम क्लीन वाटर बॉटल्स जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के वो भी वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज की बेहद कमी है। हमें मदद दरकार है, हमें सपोर्ट दरकार है, और हम बार बार ये कह रहे हैं तमाम मुखय्यर लोगों को, प्रोमिनेंट NGOs वहां पर काम कर रही हैं, उनको ये कह रहे हैं, UN एजेंसीज के साथ हमारी मुलाकातें हो रही हैं, तो हमें बेहद मदद की जरूरत है। जी आप सैलाब मुतासरीन इस वक्त से हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं। फराज साहबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल है, थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकासियाब मुमकिन हो सका है अब तक कि नहीं, और सेकेंडली जो आप अस्पतालों की बात कर रही हैं, काइंडली ज़रूर बताइएगा कितने अस्पताल अभी ख़ास तौर पर जो है वो डेडिकेटेड हैं, क्योंकि डेंगू के पेशेंट्स में, मलेरिया के पेशेंट्स में बहुत बेहद इजाफा हो रहा है। हाँ। तो क्या वहाँ पर इतनी कैपेसिटी है, जितने भी महदूद वसाइल है उसमें, कि इन तमाम सैलाब मुतासिरीन को अकोमोडेट किया जा सके? जी देखिए, हमारे तो पहले ही हेल्थ का जो शोबा था वो तबाह हाल है। बलूचिस्तान में अगर आप इंटीरियर बलोच बेल्ट और सारे आप इंटीरियर इलाके जाकर देखें तो वहां पर जो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज का फुकदान पाया जाता है, तो हेल्थ की तरफ तो बेहद तवज्जो की जरूरत है, और इस पे हमारी हुकूमत काम भी कर रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने इतने जो गैस्ट्रो का, डेंगू का और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैली हुई हैं ये फ्लड्स की वजह से, तो डॉक्टर्स जितने हमारे पास मुयस्सर हैं वो ऑन ड्यूटीज वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि DG हेल्थ और जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो ऑन ग्राउंड वहां पर मौजूद हैं। जो हुकूमत की जानिब से जितने रिसोर्सेज हमारे पास है वो भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारी प्रोमिनेंट NGOs हैं और डॉक्टर्स हैं और बाकी भी जो हम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं कि इस वक्त हमें इस पे काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसमें बहुत ज्यादा मसाइल हमारे सामने हैं, तो हमें बेहद मदद की जरूरत है। और लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लान्स थे एजुकेशन के और यूथ के लिए। फरसाहिबा, मुझे बताइएगा काइंडली, क्या उन मुतासरा इलाकों में कोई मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं खुसूसी तौर पर, ताकि वहां पर रसाई हो सके, लोगों तक पहुंचा जा सके? 1500 के करीब हुकूमत की जानिब से मेडिकल कैंप्स जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, और डॉक्टर्स को भी नॉमिनेट किया गया है मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटीज पर। हमारे पास डॉक्टर्स की भी कमी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने निकासियां, आपका मुझसे क्वेश्चन किया था, तो हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी है वो उतर चुका है और मशीनरी ऑन ग्राउंड मौजूद है, लेकिन मसाइल बेहद हैं, हमें बेहद मदद की जरूरत है। जी अल्लाह ताला आसानी फरमाए, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए प्लीज, के होप टू सी यू गेट वेल सून। आप जल्दी से ठीक होइए इंशाल्लाह। फिर आपसे बात करें। तर्जुमान बलूचिस्तान फराशा हमारे साथ मौजूद थी और वो हालात बता रही थी। बहुत सारे सवालात थे, वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सके कि तमाम मुतासरीन जो हैं उनके घर की दोबारा तामीर और मुरम्मत के लिए क्या कितना वक्त लगेगा, क्या हो रहा है, क्या इकदाम हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उनसे जरूर पूछेंगे। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ जरूर रहेगा। विल बी राइट बैक जी। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाज़िब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। और अगर इस मौजू की, जिस तरह हम डेंगू की बात कर रहे हैं, हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन और सैलाबी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात जो कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कराची में उसका एक नंबर अचानक से बढ़ता हुआ नजर आया है। कराची स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद में अचानक से इतना इजाफा होना, शहरियों की अपनी जान से हाथ धो बैठना, लोगों का खौफ में मुब्तला रहना, अपने घरों के बाहर, अपने मोहल्लों में। बार बार लगता है कि वैसे ना रिपीट में एक बात कर रही हूँ, लेकिन वाकई में आजकल हालात सेफ नहीं है। और ऐसा लगता है फिर हमें कि बहुत सारे इलाके, पहले तो होता था ना कि कुछ मुख्तस इलाके हैं
हैं मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर वहाँ हो रहा है, मत अब ये जाओ, हो रहा है उधर कि हर ख्याल इलाके करो। में हम देख रहे हैं स्ट्रीट बिल्कुल। क्राइम की जो वारदातें हैं इसमें बेहद इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी लूटमार की बहुत सारी वीडियो शेयर की जा रही हैं, लेकिन कुछ वीडियोस सच्ची हैं, कुछ कराची की हैं, कुछ कराची की नहीं हैं, और कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। अक्सर अकाउंट से ऐसी वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जो कि कराची की नहीं नहीं भी है, है। और हमें ये पता होना चाहिए जब सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करें कि ये वीडियो कहाँ की है, उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचा रहे हैं वो कई हजार लोगों तक, कई लाखों लोगों तक पहुंच रही है। तो उसमें सदाकत होना, सच्चाई होना बहुत जरूरी है। आपकी क्रेडिबिलिटी भी मैटर करती है ना, जैसे चैनल की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक ये वीडियोस लोगों में खौफ भी फैला रही है, और खौफ के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसमें खास तौर पर पुलिस ने अभी एक्शन शुरू किया है कि जराइम की रोकथाम के साथ साथ अब पुलिस जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना मायल ये लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज होना कर रही चाहिए है। ना। देखिए ऑलरेडी अगर एक परेशान है इंसान, उसको और परेशान कर दो, कह दो कि हाँ जी हालात खराब है, हालात तो बहुत खराब है, आपके तो घर के बाहर ही, आप घर से बाहर निकलेंगे तो हालात खराब है, तो इंसान वैसे भी एक जहनी दबाव में आ जाएगा। तो हमें जो भी, ऐसा शाज़ेब ने कहा, क्रेडिबिलिटी अपनी जगह, एक इंसान की भी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। आप झूठ को कितना जो है, आपको अगर नहीं पता, चाइनीज विस्पर एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है और बहुत पुरानी मिसाल है, और यहां पर बड़ी मौजू है, आपने कुछ सुना और जब तक एंड बुक पहुंचा वो कुछ और बन चुका था। तो बेहतर है जो हकाइक है उन पर बात बिल्कुल, होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। इसी पर बात करने के लिए स्पेशली हमारे शो में हमें ज्वाइन DIGCIA करीम खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर थैंक यू करीम साहब, आप आए, और वाकई में देखिए आप इससे इनकार नहीं करेंगे कि हम कराची के शहरी वाकई परेशान हैं, खौफ में भी मुब्तला हैं, हकाइक बिल्कुल हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन कौन कौन सी वीडियोस हैं जो कराची की नहीं है लेकिन कराची के नाम से जोड़ा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बजाय क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें बम्प आया है, लेकिन हमें इस साइड को भी देखना चाहिए कि क्राइम एक सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल होता है। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो है कि इस क्राइम को सॉल्व करें, तो हम वो सॉल्व कर रहे हैं, अरेस्ट इसमें हो रही हैं, और वी आर इन द राइट पाथ। उसको मतलब एक स्ट्रेटजी के तहत टैकल करना है। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं जस्ट फॉर द लिसनर्स कॉन्फिडेंस। जी जी, शाइन फोर्स हमने लॉन्च की है, जो पेयर में मोटरसाइकिल चल रहे हैं। मीडिया ने बड़ा अच्छा उनको लास्ट वीक प्रॉब्ली कवरेज भी दी थी। वो 100 बाइक्स जो हैं वो हर जोन में चल रहे हैं, यानी 300 बाइक्स इन ऑल कराची। उनकी वजह से जो है वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स। इसके साथ साथ हमने जो अगला स्टेप किया है वो ये किया कि देखिए तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन, चलिए क्राइम हो गया, लेकिन जब तक आप मुजरिम को पकड़ेंगे नहीं, ठीक, उसका रिजल्ट तो वैसे नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। तो हमने ऐप डेवलप की अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए, जो हमने सबको दी है। वो ऐप जो है पहले उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने, नादरा का रिकॉर्ड चेक करने उसको खास ऑफिस जाना पड़ता था, वहां जाके वो चेक करता था। अब ही कैन ऑन हिज फोन डू ऑल दिस, टच अवे। वो हमने उनको टैबलेट लेके उन सबको वो दिया हुआ है। सो उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन बड़ी इंप्रूव कर रही है और ये लोग पकड़े जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने लॉन्च किया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके CCTV लगाएं, कैमराज लगाएं। फिर सिर्फ कैमराज नहीं, हमने जितने भी IOs हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उसमें वो हम वीडियोस क्राइम की शेयर करते हैं। ठीक। अब देखें ना, टेक्नोलॉजी जो है हमेशा बहुत यानी डिसएडवांटेजेस उसमें होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, डबल एज सोर्ड है। आप देखें वो हमें उससे बड़ा फायदा भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा से लोग डर भी रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उनको कि भाई दिस इज ए गुड थिंग व्हिच इज हैपेंड। अगर आप लेकिन करीम साहब जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं सिंध पुलिस की जानिब से, उसके बावजूद हम जो क्राइम की रेशो में एक बेहद इजाफा देख रहे हैं, खासतौर पर ये 1-2 माह की अगर बात करें, इसमें हमारे पास बेहद वीडियोज आ रही हैं। कुछ वीडियोस, एक वीडियो शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जो कि एक रेस्टोरेंट की थी, वो फैसलाबाद की थी आई थिंक। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि कराची की वीडियोस नहीं आ रही, हम साथ साथ कराची की वीडियोस भी प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। ये देखे ना, अब मैंने जिस तरह आपको कहा डबल एज सोर्ड है। मैं जो नकली वीडियोस आती हैं या किसी और जगह की वीडियोस आती हैं, डेफिनेटली देखे ना, अब उसमें तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो प्रूव हुआ है, कई वीडियोस आई हैं। अब मैं स्पेसिफिक्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हैं। अच्छा, अब देखें
यही मैंने आपको कहा, डबल एज सोर्ड है। वीडियोस जो सीसीटीवी आ रही है वो हमारे फायदा भी दे रही है, लेकिन लोगों को डरा भी रही है। अब फिगर्स की मैं बात करूं, मोबाइल स्नैचिंग में बम्प है, नो डाउट। मोबाइल स्नैचिंग में बम्प है, बाइक स्नैचिंग में बाइक थेफ्ट में बम्प है, स्नैचिंग में नहीं। ये फिगर्स मैं लाया हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू बोर यू विद फिगर्स, वो उसमें हम ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसका ये भी आप साइड देखें ना कि जितनी वीडियो फिर सीसीटीवी बनेगी और वो फैलेगी तो थोड़ा सा लोगों को वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो करेगी, लेकिन उसका फायदा भी है। तो हम उस फायदे की तरफ जाते हैं। वी डोंट वांट टू हाइड क्राइम, वी वांट टू सॉल्व इट। वो हम अपने स्टेप्स में उसको जाके हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, वो उसको। तो खान साहब ये बताइएगा कि अभी तक जिस तरह आपने ये भी बताया अभी के, आप हमें बिल्कुल बोर नहीं करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स से, लेकिन देन अगेन ऑब्वियसली जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो नेगेटिव वीडियोस कर रहे हैं, शाहजेब ने बताया कि उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का प्लान। तो कोई अभी एक्शन हुए हैं कुछ लोगों के खिलाफ? तो क्या सामने आया? उन्होंने किस बेसिस पे? सिर्फ एडवेंचर फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, बीमार निकले जहनी तौर पे लोग, या वाकई में जो है उनको कोई दुश्मनी है पुलिस से? किस लिए? देखिए, इसमें हर एक का थोड़ा थोड़ा फैक्टर है। कोई लोग वैसे ही जो है उसमें मतलब जस्ट टू वो कोई वीडियो आ गई उसको फैला दिया। कुछ जो है क्रिमिनल अनासर भी हैं जो पुलिस को बैकफुट पे करना चाहते हैं, या उनका वो उसको अपने वो करना चाह रहे हैं अपने मतलब अपने हिसाब से। कोई एजेंडा है, पर्सनल एजेंडा है। कोई ऐसे भी हैं कि मतलब जो पुलिस से नाराज हैं वो, और इसमें कई हमारे जो है नीचे पुराने पुलिस एम्प्लॉइज भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑब्वियसली हर इदारे में हर तरह के हर तरह के लोग हैं। मतलब पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं, नो डाउट। उनके खिलाफ एनी अदर उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिए है। वी हैव लास्ट 2 मंथ्स में ही हमने 2-3 SHOs जो हैं दे वर अरेस्टेड एंड उनके FIR हो गए बिकॉज ऑफ देयर। लेकिन कमिंग बैक टू दैट, वो आपका ये एक्शन लेने वाला, तो ये असल में ये जो है ये करता सारा FIA है। तो FIA के साथ हमने ये सारा वो किया हुआ है साइबर उसमें, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। वो प्रॉपरली उसका केस बना के और इंशाल्लाह इनको भी हम वी विल। देखिए, थोड़ा सा इनको डिस्करेज करना चाहिए। आप देखें, हर चीज तो आप ऐसे बगैर देखे फैलाएं और वो इट्स नॉट गुड। सोसाइटी देखें, हर सोसाइटी में क्राइम होता है। कराची इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। और ये नहीं है, हमारी वीकनेसेस भी हैं, पुलिस की कमजोरियां भी हैं, आई विल एक्सेप्ट। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कंट्रोल करना इस वक्त कितना जरूरी है? क्योंकि जो लोग हैं, जो शहरी हैं कराची के, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो महफूज रहें। जब वो घर की दहलीज पर हों, वो सड़क पर निकलें, वो बाजारों मर जाएं, तो उनको लूटा ना जाए, उनसे मोबाइल छीने ना जाए, उनके साथ जो है डकैतियां न की जाए। ये नहीं कि आप चूड़ियां पहन के निकल जाएं और लहरा के निकले, लेकिन सेफ तो हो, उनको जान से मारा ना जाए। और ये वाकयात हम देख रहे हैं कराची में। ऐसे में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं या किस हद तक एक्शन लिया गया पुलिस की जानिब से, एटलीस्ट ताकि लोगों को ये पता लग सके कि हमारी पुलिस एटलीस्ट काम जरूर कर रही है हमारी हिफाजत के लिए? अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं फिगर दे दूं। इस साल यानी अभी इस सितंबर तक 2022 तक हमारे तकरीबन 623 पुलिस असॉल्ट को हो गई हैं कि आपस में जो एक्सचेंज ऑफ 623। इसमें 83 जो हैं वो मुजरिम किरदार नहीं मारे गए हैं। 733 इंजर्ड हैं और टोटल अरेस्ट 6394 है इस ईयर के। पिछले महीने का अगस्त का मैं आपको बता दूं 738 लोग अरेस्ट हुए हैं और सितंबर में आज तक 528 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं, बट यू नो उसको क्या कहते हैं, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। आई एग्री, थोड़ा टाइम चाहिए। आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाहूंगी। आई होप इट डज नॉट ऑफेंड यू, बिकॉज़ मैं काम शहरी हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कितने इलाकों में ऐसा हुआ है? अभी कल रात की एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर लूंगी, बल्कि फुटेज बल्कि किसी के घर के हमारे ही टीम के मेंबर के गली में हुआ है, एंड इट इज वाटर पंप ब्लॉक नंबर 17 FB एरिया। उनके एक कोने पे एक पुलिस अफसर का घर है और वहां पे अमूमन जाहिर नफरी होती है सिक्योरिटी के लिए। दूसरे कोने पे भी एक पुलिस अफसर का घर है,
लेकिन वो गली ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा जो है, अगर आप इजाजत के साथ ये फुटेज ये है वो फुटेज अभी आएगी, थोड़े कुछ लम्हे में चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा कि उस गली में गाड़ियों की भरमार होती है, ट्रैफिक की, उसके बावजूद दो लोग आते हैं, वो लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम सलाम दुआ नहीं कर रहे होते, वो यूं गन लेके एक के पास गया, वो एक गन लेकर एक के पास गया, वो एक गन, ये वाली फुटेज ये देखिए, दिस इज FB एरिया, कल शाम की 5 बजे की फुटेज है सर। अब समझ नहीं आ रहा कि किसने धड़ल्ले से वो ऐसे के हाथ में ला रहे हो, ऐसे वो गन निकाल रहे, एक बाइक ले ली, एक यूं ले लिया, एक यूं ले लिया, और औरत ने रेजिस्ट किया, बट डर गई। मैंने कहा औरत किस तरह रेजिस्ट कर रही है, उसने तो उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो इस तरह के मामला जब हो कि आपको पता हो कि आपकी गली में पुलिस है, उसके बावजूद आप सिक्योर नहीं है, और पुलिस के पास जाते हैं तब भी उनको वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं। ये स्पेसिफिक केस तो हम देख लेंगे कि इसमें क्या हुआ, पुलिस ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, लेकिन देखें ये आपकी बात सही है कि पुलिस की कई जगह पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, थैंक यू, प्रॉब्लम्स हैं, गॉड ब्लेस यू, बट वी हैव टू इम्प्रूव देम, यस यस, ओवरकम। देखिए हमारे थाने में जो मुहर्रर की प्रॉब्लम है, यानी एक बंदा कोई किसी जुर्म से आता है तो उसका ठीक है, उसके अपने वर्क आवर का इशू है, बट ही शुड have a good, उसको कभी भी ना निकाले काम आदमी। This is what we are doing। सारे हमारे जितने जोन्स में IG साहब, एडिशनल IG साहब ने सबको डायरेक्शन दी है कि यार आप इन सब मुहर्ररान को बुलाएं, हमारे SSPs को, टॉक टू देम, और देखें उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है और बार बार करने की जरूरत है। ये इशू जो है ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एटीट्यूड का थोड़ा सा इशू है पुलिस स्टेशन में, और उसको हमने ठीक करना है इंशाल्लाह। और इस पे एडिशनल IG साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया, IG साहब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, इसमें इनको वो प्रॉपर इनको हम करेंगे और बार बार करेंगे ताकि इनका एटीट्यूड स्लोली एंड स्टडीली, एक दिन में तो नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। अच्छा सर, ठीक होगा सर, थैंक यू वेरी मच। और एटलीस्ट हमें एडमिट जरूर करना चाहिए जहां पर हमारी कोताहियां हैं, गलतियां हैं, और उसमें जितनी बेहतरी लाई जा सकती है वो लानी चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया शो में, और हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्रीट खास तौर पर कराची शहर से इसमें कुछ कमी जरूर आए, और जैसा कि हमारी पुलिस कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद माए देखते हैं कि हम ये रियली अप्रिशिएट, रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स रियली अप्रिशिएट कि आप आए और आपने जवाब दिया, क्योंकि जब आवाम सवाल करती है उसको सिर्फ एक होता है कि जवाब एटलीस्ट कोई दे। थैंक यू सो मच करीम साहब, आप आए, गॉड ब्लेस यू। और प्रोग्राम में आगे चलते हैं, बात करते हैं हम टेबल टेनिस के हवाले से, और कहते हैं कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, किसी भी इंसान की, किसी भी आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन बिल्कुल सही कहा गया है या गलत कहा गया है ये तो पता नहीं। शाहजेब आपके ख्याल में क्या है, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। अम्मा का हाथ, सबसे पहले तो अम्माओं का हाथ, वो भी औरत ही है। वही मैं कही, सबसे पहले तो अम्मा जो हमारी सबसे फर्स्ट जो। लेकिन आप जिनका जिक्र कर रही हो पेशावर के टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं जो खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी पार्टनर्स हैं, और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए भी मिसाल है, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। टेबल टेनिस प्लेयर अल्ताफ और रहमान की शादी खातून टेबल टेनिस प्लेयर ज़ैनब से हुई थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों प्लेयर्स हैं वो, उनके जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सिखाते भी हैं टेबल टेनिस। आओ नाइस, जबरदस्त। आओ चलो, जब दिल जहां डांटने का तो स्टूडेंट बना के डांटना शुरू कर दे, कितना मजा आता होगा ना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हारा कोच हूं। ऐसे नहीं, ऐसे खेलते हैं। लेकिन वही वाली बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, दिलचस्प कपल है। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, अल्ताफ रहमान और साथ ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर में हमारी आवाज़ पहुंच रही है। सबसे पहले तो जहां आप लोग हैं वहां पर खैरियत है, वहां पर सैलाब के बाद सिचुएशन कैसी है, हमें पहले अपनी खैरियत बताइए, फिर हम आपसे बात शुरू करते हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो खैरियत है, सैलाब की सूरत हाल भी माशाल्लाह अभी स्टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं जनाब, टेबल टेनिस के कोर्ट में और मुकाबला, फिर शादी, ये कैसे हुआ? खेलते खेलते दूसरा खेल शुरू कर दिया, या दूसरा खेल पहले खेला था और बाद दूसरा खेल हुआ? हमें तो बताएं जरा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा नाम अल्ताफ रहमान है और मैं बेसिकली चित्राल से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं जो कि टेबल टेनिस का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल चैम्पियन भी हूँ। और जो रिसेंटली मैं तुर्की भी गया हुआ था, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी विन करके आया हूँ। जी, जैसे कि आपको पता है मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मेरी जो वाइफ है वो भी स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वूमेन है। तो मेरे जूनियर भी है, वो मैं उसको कोचिंग भी देता हूँ।
तो जी बिल्कुल, जब मैंने सोचा है कि ये भी स्पोर्ट्स में, मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ, क्योंकि हमारे तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है वो आउट ऑफ सिटी होती है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो घर के लिए थोड़ी सी टाइम, जी बिल्कुल, घर को टाइम देना या वाइफ को टाइम देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स में तो एंगेज हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बराबर थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमने कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी? नहीं, रैकेट तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर इंसान एक 10-15 साल तक एक स्पोर्ट्स में रहें तो एक दूसरे को जानते हैं कि उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या चीज़ें, तो इस लिहाज से हम एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जानते थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ज़ैनब, आपसे थोड़ी सी बात आ रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा मौका था जब आप दोनों ने डिसाइड किया, क्या वो मैच खेलते खेलते कंपटीशन चल रहा था कि अब हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि हम दोनों स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक रखते हैं, हम दोनों टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, तो हमारे लिए यही बेहतर रहेगा कि हम साथ जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, सीख भी सकेंगे, खाना भी एक ही टेबल पे खाएं। जी जी। नहीं, ऐसा था कि अगर आपको भी पता होगा और मतलब सारे लोगों को पता है कि निकाह के बाद इंसान की किस्मत खुल जाती है, तो हमें इस चीज़ पे बड़ा बिलीव था, तो हमने सोचा क्यों ना हम निकाह कर लें। और क्या पता, क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स में थोड़े से बहुत ज़्यादा बैरियर्स आ रहे थे इंटरनेशनल इवेंट्स में, और बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम निकाह कर लें, क्या पता अल्लाह ताला रास्ते खोल दे। तो वही हुआ, हमने निकाह किया। तो निकाह के फ़ौरन बाद मैं यूके गई, और फिर मैं यूके से वापस आई तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो तुर्की गए। वाह, क्या बात क्या है, बात है, क्या आप लोगों के सितारे मिले हैं। अच्छा, टेबल टेनिस का शौक कैसे हुआ? आप दोनों अलग अलग बताइए। पहले ज़ैनब आप बताइए कि आपको टेबल टेनिस का शौक कैसे हुआ, कब से हुआ, कब से खेल रही हैं, फिर हम आपके साहब से भी पूछेंगे। जी। मैं जब 1 साल की थी तो मुझे पोलियो का अटैक हुआ था, तब से लेके आज तक मैं व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। फैमिली सपोर्ट थी, अम्मी अब्बू का बहुत सपोर्ट था, भाइयों का सपोर्ट था, तो सिर्फ तालीम के इदारे में नहीं, मैं आगे जाना चाहती थी, आगे कुछ करना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, क्योंकि मुआशरे की काफ़ी बातें होती है, मुआशरा ये आपको अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आपके घर में कोई बच्चा डिसेबल हो जाता है तो वो यही कहते हैं कि घर पे बैठ जाओ और कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, और बस घर में वो कहते हैं ना, हाथ का छाला बना के उसको बिठा दो, घर पे रह जाए। तो मैं चाहती थी कि लोगों का मुंह बंद हो, लोगों को अवेयर करूं कि हम व्हील चेयर आपकी एबिलिटी है कि आप इस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, और जिस तरीके से आप कंपटीशंस में जा भी रही हैं, और जिस तरीके से आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी हैं, तो ऐसे में खेलना एक तो बहुत बड़ा आपका कारनामा भी है, और आप पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा, हस्बैंड आपको सही तरीके से ट्रेनिंग कराते टेबल टेनिस? बिल्कुल, मैं यही चाहती थी कि जो लोग हैं, जी हाँ, अच्छे कोच, आप जवाब मुकम्मल करें प्लीज। जी, मैं आपने जैसे एबिलिटी की बात की, तो मैं यही चाहती थी कि लोगों को अवेयर हो कि हम डिसेबल नहीं हैं। डिसेबल का मतलब कि नाकारा, तो हम नाकारा नहीं है। मैंने अपनी एबिलिटी शो की है, और घर से बाहर निकली हूँ, व्हील चेयर पे एक चैंपियन बनी हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, और लोगों को बताया है शादी करके कि व्हील चेयर यूजर्स की भी शादी होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर 2 व्हील चेयर यूजर शादी कर लें तो वो उनकी लाइफ अच्छी नहीं गुजर सकती, क्योंकि एक बीमार होगा तो दूसरा कैसे संभालेगा। तो लोगों का ये जहन भी क्लियर करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया और लोगों को बताया कि हम 2 व्हील चेयर यूजर्स भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप तो वो काम कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग बहुत कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर सकते और नहीं कर पाते, सिर्फ सोच ही सकते हैं। तो जबरदस्त बात। तो आपके बारे में बात करते हैं अब्दुर्रहमान, आप कब से खेल रहे हैं टेबल टेनिस, हमें बताइए। जी, मैं तकरीबन 2008 से मैं स्पोर्ट्स मैंने स्टार्ट किया हुआ था, स्कूल टाइम से। तो मैं बेसिकली चित्राल से हूँ, तो चित्राल के लोग तो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, तो इस वजह से मेरा भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। शंदूर फेस्टिवल में चित्राल के पोलो के जो प्लेयर्स हैं ना, वो भी बड़े जबरदस्त हैं, हम देख के आए थे। जरा आप बताएं कि टेबल टेनिस के कितने अच्छे प्लेयर्स हैं चित्राल के। हाँ जी, पोलो और फुटबॉल में तो चित्राल के प्लेयर्स बहुत आगे हैं। तो जी उस टाइम 2008 में जब मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किए तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स थे। तो आप चली जाएँ, सोसाइटी भी है उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो
हुकूमत भी था वो भी इस टाइम उतने सपोर्ट नहीं दे रहे थे, और लोग जो बैरियर क्रिएट कर रहे थे कि आगे आने ना दिया जाए उसको, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या करेगा स्पोर्ट्स में, क्या करेगा, इसको घर में बैठाओ, उसको दर्जी बनाओ, ये वो। लेकिन मेरे फैमिली का नहीं ये पढ़ेगा भी और ये स्पोर्ट्स भी साथ नहीं करेगा। तो मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जब मैं टेबल टेनिस करियर स्टार्ट किया, मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर गया हुआ था RCPD, वहाँ पे मेरे कुछ सीनियर दोस्त थे, एहसान दानिश साहब और एक रियाज साहब थे, वो टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो मैंने उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप भी ज्वाइन कर लें, आप एक अच्छा प्लेयर बन सकते हो। तो उन्होंने वहाँ से मुझे एक बूस्ट मिली है, तो मैंने अपनी टेबल टेनिस करियर स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एहसान दानिश साहब ने काफ़ी देर वहाँ पर ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग जो एहसान दानिश साहब ने दिया, फिर उसके बाद किफ़ायत साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी है टेबल टेनिस के, उसने काफ़ी ज़्यादा उसने उस टाइम मुझे जो टेबल टेनिस की जो मेन चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी 3-4 साल स्ट्रगल किए। तो उसके 2012 में मैंने 13 और 14 जो एशियन नेशनल गेम्स थे उसमें मैंने पार्टिसिपेशन की, उसमें मैंने मेडल विन्स किए। तो 2014 एशियन गेम थे कोरिया में, फिर मुझे मौका मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को नुमाइंदगी की। फिर उसके बाद 2015 में फिर मुझे मौका मिला यूथ पैरा गेम एंड कैंप में साउथ कोरिया में, मैंने उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। फिर मैंने एजुकेशन भी था, मैंने स्पोर्ट को थोड़ा सा साइड पे किया था। तो मैंने कहा कि अभी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, फिर स्पोर्ट्स की तरफ मैं दोबारा वो कर लूँगा, क्योंकि एजुकेशन और स्पोर्ट दोनों के साथ में चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो दोनों को साथ में लिया, लेकिन फिर मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स को थोड़ी टाइमिंग देना कम कर दिया था, उस वजह से मैंने इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेला। अभी जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने मजा आ गया भाई, मजा आ गया। माशाल्लाह मुझे बहुत सारी दुआएं नए आप लोगों के साथ है। जिस तरीके से आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे, सलामत रहो और अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे, टेबल टेनिस की भी जोड़ी और जिंदगी की भी जोड़ी, और बहुत फलो और दूधो ना हो, खुश रहो भाई। तो भाई जबरदस्त मजा आ गया, स्पेशली एबल्ड में हम तो ये कहेंगे, इनको टेबल टेनिस की जोड़ी ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है। आज आपसे भी इनकी मुलाकात हुई, हमने भी इनकी मुलाकात हुई, मिलकर बेहद अच्छा लगा। आपको और भी अच्छा लगेगा इस वक्त के बाद, प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, माया के भी सर में दर्द शुरू हो गया। उसकी वजह ये कि हम दोनों ने नाश्ता सही से नहीं किया। सही बात है, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, लेकिन उसकी वजह और कुछ और शाहज़ेब की वजह से भी सर में दर्द हो जाता है मेरे अक्सर, वो बातें करता है। लेकिन वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बातों से आपके सर में दर्द हो जाता है, लेकिन उम्मीद है हमारी बातों से देख के ही सर में दर्द हो जाता है, देख के ही सर में दर्द हो जाता है। लेकिन वाकई में उम्मीद करते हैं हमारे शो से आपके सर में दर्द ना हो, लेकिन ये बात सच है कि भूख से सर में दर्द होता है। अच्छा, ये फील किया सर ने बहुत दफा, और ये मुझे लगता था, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इसी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं थी कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता, कि जब आप थोड़ा ज्यादा देर तक भूखे रहें तो आपके सर में किसी एक जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक साइंसी तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि भूख सर दर्द का 31% सबब बनती है। 31% यानी कि 31%। और जो दीगर वजूहात है उसमें 29% ये होता है कि थकावट भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, मौसम का बदलना भी हो सकता है, और सफर करना, ये उर्दू वाला सफर है, और इसके साथ साथ शोर का ज्यादा होना भी इसकी एक वजह है। अक्सर आप नोट करते हैं लोग इनके कहते हैं ना आसाब कमजोर हो जाते हैं, रक्षा जोर पास से गुजर जाए, पर बड़ा सा कोई हॉर्न टीडी पापा करता हुआ गुजर जाता है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, लाइट से कुछ लोगों के सर में दर्द हो जाता है, और इस तरह से बहुत सारी वजूहात बनती हैं जो लोगों के सर की दर्द की वजह बनती है। लेकिन ये जो शाहज़ेब ने अभी रिसर्च शेयर की है ना, इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है भूख से सर में दर्द, क्यों होता है, क्या रीजन बनता है। हमारे साथ ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ प्रोमो में भी हमारे साथ मौजूद थी, बड़े अरसे बाद इनसे मिल रही है, डॉक्टर फलक कादिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है दिनों बाद मिलकर। आप तो पहले दिन के बाद जो ना बिल्कुल गायब हो गई, आप चली गई थी ना, वीडियो कॉल पर नजर आ रही है। बिल्कुल, एक्चुअली आपको पता है मसरूफियात एंड देन प्लस PhD सारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, प्लस जाहिर है आप बाहर भी रहती हैं तो उसमें, लेकिन आप आई हैं और आप यहाँ प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, आपने वक्त निकाला। क्या वाकई सर दर्द जो है वो भूख से, जो ये नई रिसर्च भी आई है, ऑब्वियसली रिसर्च को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन आपके तजर्बे के हिसाब से 31% तक जो है इस रिसर्च के हिसाब से कि सर का दर्द जो है वो भूख की वजह से होता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ हेडेक्स, बहुत सारे रीजंस है, मिग्रेन है जिसमें हाइपरटेंशन है, आपका साइनस है, देयर इज अ लॉट ऑफ
कॉजेज, हम ये सिर्फ नहीं कह सकते। भूख एक मेन सबब बनता है। उसकी वजह यह है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ब्रेन को मजीद जैसे नीड होती है शुगर की, तो मजीद स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। दिमाग पे जोर लगाएंगे हम जितना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा हमारे ब्रेन को काम करना पड़ेगा एंड देन हमारे सर में दर्द। ये मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रही हूँ कि व्हाट इज द रीजन। हमने उसको सम अप कर दिया था कि बस भूख से सर में दर्द होता है। तो आप डिटेल बताएं। शुगर लेवल आपका बॉडी में जब कम होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बहुत सारी बॉडी में चीज़ें अप एंड डाउन होना शुरू हो जाती है। इवन आपका भूख की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस अल्सर का भी हो सकता है, कि अल्सर भी हो सकते हैं, बट हेडेक इज कैन बी कॉज बाय द लाइक हंगर। तो बिल्कुल जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक शेयर किया है। हम बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि हम कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, ऑफिस में हमारा होता है और बहुत अनहेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि डाइट के अंदर है क्या चीज़। लाइक हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि इसमें शुगर कंटेंट कितना ज़्यादा हेल्दी शुगर है, नहीं है। सो इसकी वजह से जो है वो अच्छा, ये भूखा रहना जो हम बार बार कह रहे हैं, ये भूखा रहने से क्या मुराद है? कि वो कितना गैप है आपके मील्स में, 2 मील्स में, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हम भूखा रह रहे हैं, या हमारे इसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, या नॉर्मली हमें कितना गैप रखना चाहिए अपने 2 मील्स में? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रिकमेंडेड, बट बहुत लॉन्ग आप जो फास्टिंग, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ब्रेकफास्ट अगर आपका अच्छा है और उसमें आपकी सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स भी, मिल्क भी एंड प्लस पूरे हो रहे हैं, हाँ, तो उसके बाद जो है आप 4 आवर्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग में रह सकते हैं, 4-4 घंटों की फास्ट। बट उसमें स्नैक्स लेने हैं, वो हेल्दी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्नैक्स के तौर पे कुकीज़ ले रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट जिसके अंदर है, और वो अनहेल्दी शुगर। शुगर में बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उसमें आप स्टीविया ले सकते हैं या फिर हनी भी ले सकते हैं। सो 4-4 घंटे का वक्फा इज ओके, और इसमें स्नैक्स लें, आप कोई भी फ्रूट ले लें। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब किसी को भूख की वजह से सर में दर्द हो रहा है और उसको नहीं पता कि उसको भूख की वजह से सर में दर्द हो रहा है, और पता लगने पर वो एकदम से खा ले, तो कभी कभी वो दर्द जो है वो इग्नाइट भी कर जाता है, उसकी क्या वजह होती है? सम टाइम जो है सॉल्ट बढ़ गया, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक्चुअली हाइपरटेंशन जो है वो आपका पता नहीं होता कि एक तो आप ऑलरेडी सफर करें भूख से, और दूसरा आपने कोई अनहेल्दी चीज खा ली, एकदम से आपके सामने कोई स्नैक आ गया जिसमें हाई कंटेंट है शुगर, सॉल्ट का, तो वो हाइपरटेंशन को मजीद और बढ़ा देगा। तो इसलिए जो है जब आप बहुत लंबा फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत लंबा आप टाइम तक आपने कुछ खाया नहीं है, और कोई आपने एकदम से अनहेल्दी, क्योंकि मैं बार बार अनहेल्दी की बात इसीलिए कर रही हूँ कि आपने जब अनहेल्दी खा लिया तो मजीद उसको जो है वो बढ़ा देगा, और गैसेस भी भरी हुई हैं, और वो भी सर पे चढ़ जाती हैं। गैसेस की वजह से भी हो सकता है सर में दर्द। फिर बहुत सारी और भी वजूहात हैं जिसमें भी हम जिक्र कर भी रहे थे, खासतौर पर कि जैसे कि अक्सर ये होता है कि आपको शोर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आप ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं, आपको सर में दर्द शुरू हो जाती है, थक जाते हैं, और फिर वो हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस जो सर का दर्द है वो आपका जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या ये भी इसी वजह से? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज कुछ लोगों का मेंस्ट्रुअल PMS होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। खवातीन को बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी सर का दर्द होता है, और कुछ खवातीन को ये माइग्रेन जो है वो आपका इग्नाइट करता है बिकॉज ऑफ PMS। और इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग इज ऑल्सो, आपने देखा है बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस भी हेडेक करवा रहे होते हैं, बहुत कुछ ऐसे लगाते हैं, कोई सामने से गुजरता है, दिमाग की मतलब वाट लग जाती है, बिल्कुल तेज स्मेल हो जाती है। तो वही रीजंस बहुत सारे हैं, साइनस भी हो सकता है, समटाइम कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो कंजेशन होता है, फ्लू होता है, हेडेक उसकी वजह से भी हो सकता है। हेडेक इज जस्ट अ सिम्टम, बॉडी के अंदर क्या आपकी पैथोफिजियोलॉजी चल रही है उसको सिर्फ वो साइन कर रहा है, बेसिकली आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और उस गड़बड़ को फिर आपने जाके स्पेसिफाई करवाना है। अगर किसी को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बचपन से उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, बट उनको पता नहीं होता, और बहुत सारे लोगों को हाइपर टेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर हम रेगुलर बेसिस पर नहीं चेक करवा रहे, हमें ये भी नहीं पता होता। तो जो जिन भी लोगों को कंटिन्यूसली सर का दर्द है, तो वो जाके एक बार अपना पाकिस्तान में सबको सिर्फ ये पता होता है कि जब भी सर का दर्द हो तो आप 2 पैरासिटामोल खा लें,
ये कितना गलत है, कितना सही है? देखें, पैरासेटामोल की जगह मैं तो यही कहूंगी कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन आपके लीवर के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं और एंड में आपका लीवर किसी भी मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं रहता है। तो मेडिसिन जो है वो अवॉइड करें और बेसिक कॉज जो है, जो हमने बहुत सारे आज हमने बहुत ज़्यादा कॉजेज रीजंस लोगों को अवेयर किया कि हाइपरटेंशन है, साइनस है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, भूख है जिसमें शुगर लेवल, नींद है, शोर है, आपकी कोई कंटिन्यूस आप किसी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, कोई बैक पर कोई स्टोरी आपकी ऐसी चल रही है, ये रीजंस हैं। तो आप इन रीजंस को पहले स्पेसिफाई करें, व्हाट वुड बी द रीजन, एंड उसको फिर आप जनरलाइज, आप नहीं पैरासेटामोल जनरलाइज, पहले रेक्टिफाई करें, फिर उसका कोई रेमेडी करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हमारे बचपन में हमें बताया जाता था, और मिग्रेन वगैरह जो होता है जिन लोगों को, क्या अभी भी आधे सर में होता है या उसकी बता दें, अलग अलग सर के दर्द की जरा बता दें, वरना लोग पूरे सर में दर्द हो रहा है मुझे। ओके, दैट्स आल्सो गुड क्वेश्चन। साइनस जो होता है वो आपका फ्रंटल लोब में है और क्लस्टर जो है आपका हाफ है। कभी कभी जो है वो आपको स्ट्रेस की वजह से फुल हेड में दर्द होना शुरू हो जाता है और समटाइम कुछ लोगों को नेक में वो कंटिन्यूस आपका, आप बिजी हैं, झुके काम कर रहे हैं, सर्वाइकल, तो ये आपको जो है स्ट्रेस की वजह से होता है। क्लस्टर जो है वो कोई हाइपरटेंशन हो गया, कोई स्ट्रेस चल रहा है आपके सर में, ये हाफ हेड में। और मिग्रेन के भी टाइप्स हैं, कभी कभी मिग्रेन लोगों को हाफ पूरे एरिया में दर्द करवाता है और कभी कभी पूरे हेड में। उसके साथ साथ और कोई सिम्टम भी है, अगर किसी शख्स को हाइपरटेंशन भी है तो उसको कंटिन्यूस सर में रेगुलर बेसिस पे दर्द होता रहता है, तो उनको चाहिए कि एक बार जाके एक जहमत कर लें, एक बार जाके डॉक्टर को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा दें। ये देखिए, इतने प्यारी डॉक्टर इतने प्यारे अंदाज से अगर एक बात करिए कि आप एक दफा जाके डॉक्टर को चेक करा लें, कौन इनकार करेगा इस रिक्वेस्ट को, है मतलब इतनी जबरदस्त। अच्छा, वैसे हम पहले देखते थे बच्चों में ये शिकायत नहीं थी, अब बच्चे भी ये शिकायत करते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। इससे क्या वजह है? और आजकल बहुत ज्यादा कहीं कर होते भी हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे शिकायत कर भी एक तो बच्चों में भी एंजाइटी, डिप्रेशन जो एक हमारे लिए एक पैंडेमिक की तरह, मैं कहूँगी वबा की तरह, हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। इवन WHO ने रिकमेंडेशन में भी बताया है कि हमारी 1.6, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर, कि आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इश्यूज। और मेंटल हेल्थ का मंथ भी चल रहा है। मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा और टैबू समझते हैं, वी डोंट डिस्कस। और किसी के सामने अगर हमने ये कहा कि एक बार आप जाके अपनी साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट को चेक करा दें, तो वो तो आपको जैसे मैं कोई दिमागी मरीज हूँ, मैं कोई पागल हूँ, पेशेंट है। तो बच्चों में भी आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी का जो है रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जो डाइट में मेरे ख्याल से हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके ब्रेन के लिए हेल्दी हैं। आपको फोकस, जितना आप कोई भी डाइट आप लेते हैं तो वो आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर्स को बढ़ाती है। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, तो भी आपको ब्रेन आपका सही से एक्टिवेट नहीं होता। हम कहते हैं ना कि ये हम मेमोराइज नहीं कर पा रहे, हमारा कोई ना कोई मिनरल, कोई ना कोई विटामिन जो है वो डेफिशिएंसी हो रही होती है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो डाइट जो है वो बहुत हेल्दी टाइम पर लेना, प्लस शुगर्स जो है आपकी हेल्दी शुगर्स लेना, हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना, ये सारी चीजें जो है वो बच्चों में भी मैं ये कहूंगी कि आप माएँ थोड़ा से मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही कि वो बच्चों को भूख लगती है तो जंक फूड ऑर्डर कर दिया, पिज्जा खिला दिया, वो उनकी ग्रोइंग एज है, उतार रहे हैं, जिम्मेदारी उतार रहे हैं ऊपर से। तो हेल्थ और थोड़ा स्कूल्स के लोगों को भी, जो टीचर्स है, मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ प्लस उनका वेट जो बैग्स के अंदर इतना ज्यादा होता है कैरी करके चल रहे हैं, मेंटल, तो उससे भी बच्चों की हेल्थ जो है वो हम फोकस कर सकते हैं। डॉक्टर फलक कादर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और बहुत यहाँ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमें समझाया कि सर का दर्द क्यों होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप आपका बकिया स्टे बहुत अच्छा गुजरे और आपसे मुलाकात हो। जाने से पहले अब जैसे बात हो रही है कि आपका सर का दर्द, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, आइए आपको फूड इतना हुआ कि आपको रेस्टोरेंट लेके चलते हैं, लेकिन इस वक्त ये वर्चुअल रेस्टोरेंट पे आप होंगे, हम नहीं खा सकते,
लेकिन आपको दिखा जरूर सकते हैं कि एक मियाँ बीवी ने गाड़ी में किस तरीके से रेस्टोरेंट बनाया। बिल्कुल, हम लाहौर की मिस सुमेरा और अली साहब का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ही गाड़ी को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। लेकिन इसकी क्या वजूहात थी, क्यों किया, क्या खाना पकाने का वो शौक भी रखते हैं, क्योंकि हमने सुना क्या है कि गोलगप्पे हैं उनके पास। गोलगप्पे हैं जिसको वो बेसिकली अपनी गाड़ी में ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले अली साहब और उनकी गाड़ी में गोलगप्पे अब वो फरोख्त कर रहे हैं। गोलगप्पे बहुत हेल्दी हैं अगर सफाई से बने हुए हों, जैसे कि डॉक्टर साहब बैठी, हाँ सफाई से हेल्दी है। छोले होते हैं ना, छोले हैज अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं गुड हेल्दी कार्ब्स एंड प्रोटीन्स ऑफ कोर्स, बट देन अगेन बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप हर वक्त जो है ना वो इतने हेल्दी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे खाएं, लेकिन देन अगेन इट्स नॉट बैड फूड। आपकी मुलाकात कराते हैं मिस सुमेरा और अली साहब से, लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अली साहब, हमें प्लीज बताइएगा ये कहानी गाड़ी में गोलगप्पे बेचने के पीछे क्या है, जी बताइए। जी इसमें कहानी तो इतनी कोई ख़ास नहीं है। बेसिकली ये छोटा सा बिजनेस था जो मेरे बच्चों ने अपनी मम्मा के साथ मिलके प्लान किया। तो मुझे तो बड़ी देर के बाद पता चला कि ये बच्चे आपस में ये माँ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। जॉब के बाद फिर जब मैं घर आता था तो बस आपको पता है कि ये पूरी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इस तरह से जो रेंटेड था घर पे, तो मेरी थोड़ी सी मुश्किल थी सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो बस फिर इसी तरह बच्चों ने अपनी माँ के साथ डिस्कस किया कि जी हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें जो थोड़ी सी जो है ना फाइनेंशियली जो मसले हैं वो थोड़े से हल हो जाए। तो बस इसी चीज़ को उन्होंने देखते थे मुझे कहा बाबा छोटा कोविड में ये देखा था कि कोविड के दिनों में लोग बड़े परेशान हो गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहा है, और उसमें फिर लोगों ने कोशिश की कि वो अपना बिजनेस सेटअप, अपना स्टार्टअप कर सकें। तो क्या आप लोगों ने भी उन्हीं हालात की वजह से बाद में ये सोचा कि हम अगर अपना स्टार्टअप करें तो हम ज़्यादा बेहतर अपने स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं? बेसिकली ये स्टेप लिया ही कोरोना के बाद जाके था हमने, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हुए। तो बस मेरा क्योंकि रेंट था घर, तो मैं रेंट मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं उबर भी करता था, तो वही मतलब रात देर तक जो थी वो मैं गाड़ी चलाता था, तो कुछ नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उसमें राइड्स भी नहीं थी और टाइम उतना ही ज़ाया हो रहा था मेरा। तो बस फिर बच्चों ने ही ख़ास तौर पे मेरी बेटी ने माँ को मोटिवेट किया कि बाबा को ये काम छुड़वा दें, कोई ऐसा काम करें कि जिससे बाबा कम से कम थके और कम से कम गाड़ी चलाएं। तो लेकिन बड़े छुपे रुस्तम निकले आपके बेगम और बच्चे कि आपको पता ना चलने दिया कि ये जो है काम हो रहा है, और कितना अच्छा सरप्राइज मिला आपको लाइफ में। तो क्या करते हैं आप इसके अलावा, और क्या कर रहे थे पहले? जी मिस मैं जॉब करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। हमारा ऑफिस है रियल एस्टेट का, शहबाज एस्टेट एंड डेवलपर्स का। तो जो मेरे ऑनर है, मैं मलिक शहबाज अली खोकर साहब, मैं उनके पास होता हूँ। तो मेरी 9 to 6 मेरी जॉब होती है। 9 to 6 जॉब। मिस सुमेरा, आप प्लीज बताइएगा, ये गोलगप्पे की रेसिपी के पीछे आपका हाथ है? जी मैंने इनके बड़े भाई से सीखा। वो पहले कसूर में लगाते थे, तो उनसे मैंने सीखा। अच्छा। तो उसको फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने इनको कहा कि फिर हम ये चीज़ शुरू करते हैं। पहले हमने सोचा कि बिरयानी वगैरह लगाएं, लेकिन वो बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उसको हमने फिर कहा कि नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि लोग अट्रैक्ट हों। इनका दरअसल एक्सीडेंट भी हुआ है, इनकी टांग में रॉड डला हुआ है, तो वो उसकी वजह से राइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी इनको ना। तो फिर हमने यही सोचा कि इनको छुड़वाएं, ये काम राइड वाला काम छुड़वाएं, कोई ऐसा बिजनेस करें कि इनका थकावट कम हो, गाड़ी चलाने का काम कम को। पाँव पे बहुत जोर आता था इनके, वो उसकी वजह से, गाड़ी चलाने की वजह से। तो फिर वो हमने ये स्टार्ट किया, उनसे सीखा, खुद सारा कुछ मेंटेन करती। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें सैर कराएं अपनी कैंटीन की। क्या क्या है आपकी होम कैंटीन में, कैसे दिखती है, कहाँ कहाँ पे क्या रखते हैं, कितने बजे निकलते हैं, कैसे आपका जो है वो टाइम गुजरता है? जी हमें जरा सैर कराइए होम कैंटीन की। जी ये 6:30
6:30 तक घर आते हैं ऑफिस से, तो फिर हम 7 o'clock तक मून मार्केट जाते हैं, लामा इकबाल टाउन, गोलगप्पे लेकर। उसके अलावा होम कैंटीन पे हमारे पास शेक्स हैं, जूसेस हैं, सैंडविचेस हैं, चाइनीज में है, वो घर से हम लोग मेंटेन करते हैं। कि जो ऑर्डर आते हैं फिर उसको हम यहाँ से घर से प्रिपेयर करके तो डिलीवर करते हैं। अच्छा, हमारी पुरानी रिहाइश जो है वो लामा इकबाल टाउन में होती थी, इसलिए मुझे पता है कि आप कहाँ पर होती हैं। मैं जब लाहौर आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा आपके पास यहाँ पर। और जो एक तवील आप मेन्यू बता रही हैं माशाल्लाह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है? वो आप घर पे सारा काम अकेले करती हैं? और प्राइसेस भी बताइएगा। मिस, प्राइसेस तो हमने मार्केट से बहुत कम रखी हुई है, लेकिन बस ये है कि लाहौरियों को सबसे मुश्किल चीज़ जो है देना वो है टेस्ट। तो अगर आप उनको टेस्ट अच्छा दे पाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये मानना है कि फिर आपके कोई भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो तो वो आप स्टैंड कर जाते हैं। तो मुश्किल वक्त आता है थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी हमने, उसी को कंटिन्यू किया है। तो बस आज हम खड़े हैं अपनी एक स्टेप ऊपर। नहीं माशाल्लाह, आप अपना काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी जाने का प्लान है आपका कि लोग जो हैं, अगर उनसे ऑनलाइन का काम भी बहुत अच्छा और अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी बरकत होगी। क्या प्लान्स हैं? जी, हमारे प्लान्स तो हैं कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें और इसको आगे बढ़ाएं, कोई अच्छा स्पॉट लेके इसको आगे हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि अभी घर के रेंट के साथ कोई रेंटेड और जगह लेना बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए हमने फिर गाड़ी में स्टार्ट किया था। अब जैसे जैसे हमें कोई इसमें से कोई प्रॉफिट होगा, उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट को। बिल्कुल। अच्छा, रिस्पांस के बारे में जरूर बताइएगा। रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोग पसंद कर रहे हैं और सेल कितनी हो जाती है डेली बेसिस पे? खासतौर पर जब आप जिस मार्केट का जिक्र कर रहे हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी ऐसी शॉप्स मुख्तलिफ हैं। तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको लोगों का? रिस्पांस तो लोगों का बहुत अच्छा है। अभी तक तो शुरू में थोड़ा मसले मसाइल और मुश्किलात आई थी कि ज़रा मुश्किल हो जाता था ज़ाहिर बात है सेल करना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं खाने वाली, लोगों का ज़्यादा खाने का रुझान होता है, क्योंकि हमारे गोलगप्पे हैं वो खाना तो प्रॉपर नहीं वहाँ पे हम में बना रहे ना। लोग यही पूछते हैं कि आपके पास लाहौरी गोलगप्पे खाने से पहले और खाने के बाद हर दफा खाते हैं। कुछ लोग खाने के पहले खाते हैं, कुछ लोग बाद में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें इंटरेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट की वजह से, हमारे मेंटेन करने की वजह से, क्लीननेस की, कि घर के बने हुए हर चीज़ हम लोग घर में बनाते हैं। गोलगप्पे भी इसके बहुत से लोगों ने कहा मार्केट से खरीदने बने हुए मिलते हैं, लेकिन नहीं, हम ये घर में ही बनाते हैं। नहीं। अच्छा, फिर और ये भी होता है ना कि लोग ये भी बड़ा कंसर्न होते हैं कि घर पे तैयार हो रहे हैं तो होम मेड है, हाइजीनिक कंडीशंस का भी ख्याल रखा जाता है, सफाई का भी ख्याल रखा जाता है। दोनों आपके फ्लेवर्स में कैसे, मतलब मीठे वाले, खट्टे मीठे दोनों हैं या सिर्फ खट्टे वाले हैं या मीठे वाले भी हैं? क्योंकि मैं मीठे खाती हूँ। ऐसा ही है मिस, लोगों का जो रुझान है वो हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो ऐसा ये टाइम आ गया कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो मुझे कॉल्स आ जाती हैं कि जी आप मार्केट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि लोग हमारा अब वेट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस छोटे से रेस्टोरेंट को आगे लेके जाना, क्योंकि ये मेरी मिसेस का शौक़ है अपना रेस्टोरेंट बनाने का, तो मैं तो सिर्फ उनका साथ दे रहा हूँ। भाई वाह, जबरदस्त, मजा आ गया दोनों से मिलकर। अल्लाह ताला आप लोगों को सारे कामों में कामयाब करें। आमीन आमीन। आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत दे और हमेशा रिज़्क़े हलाल की ही उसूली के लिए आपके अंदर काविश हो और हिम्मत हो और ताकत भी दे।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तालाब दोनों को, सबको खुश रखिए। लाहौर का जो लड़का है हमारा वो बेचैन हो गया है कि मैं लाहौर में जा रहा हूँ गोलगप्पे खाने, मैं जा रहा हूँ, पर अल्लाह खैर करे। गोलगप्पे जो हमारे कराची के इलाके में ऑफिस के आसपास उनके ठेलों पर, आप रखिएगा अपना ख्याल। और शादी भरमाया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। इंशाल्लाह सबसे पाकिस्तान के साथ एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।